टीएमएस मेन स्क्रीन है जो आपको अभी स्क्रीन दिख रहा है, जिसमें सारा कमर्शियल वर्क करते हैं। सारी कमर्शियल वर्क की रिपोर्टिंग इसमें होती है और इसमें ये सारे मेन्यू बने हुए हैं। ऊपर जैसे कि आप देख रहे हैं, एक्सेस, एडमिनिस्ट्रेशन, कस्टमर, बुकिंग, रेक, पिसमिल, आउटवर्ड, इनवर्ड, चार्जेस, कटिंग टास्क, ट्रांसशिपमेंट, क्वेरी और मैसेजेस। एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर के कुछ काम ऐसे हैं टीएमएस में जो कि वन टाइम एंट्री होती है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, स्टेशन वर्किंग आवर्स, ये आप एक बार डाल देंगे तो ये आपको डेली नहीं डालना होगा और इसको डालना भी नहीं चाहिए डेली। ये स्टेशन वर्किंग आवर्स डालते हैं, F3 से नया लाइन क्रिएट करते हैं और आप यहाँ अगर कोई साइडिंग है तो उसका कोड डालेंगे, साइडिंग नहीं है तो फिर यहाँ बिजनेस आवर्स। बिजनेस आवर्स वो होता है जिसमें आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मनी वैल्यू, मतलब पैसा आप ले दे सकते हैं, तो उसको बिजनेस आवर्स बोलते हैं। बहुत मैक्सिमम गुड शेड आजकल राउंड द क्लॉक हो गया है। और वर्किंग आवर्स वो होता है जिसमें कि आपका लोडिंग अनलोडिंग ये सारा काम होता है जिसमें कि, तो वो टाइम यहाँ डालते हैं। यहाँ बिजनेस आवर्स कई जगह 6 to 18, 6 to 21, 6 to 22 ऐसे होता है, या राउंड द क्लॉक भी हो सकता है। उसी तरह से वर्किंग आवर्स है, जो आप टाइमिंग आपके गुडसेट का डिफाइन हो वो आप यहाँ डाल के, फिर उसका अथॉरिटी किसकी अथॉरिटी से आप कर रहे हैं, सीनियर डीसीएम आपके यहाँ अगर जो होता होगा, जीएमबीडी या इस तरह से, फिर उसका अथॉरिटी नंबर और इफेक्टिव डेट। इफेक्टिव डेट आपका जो डे ओपन होगा लास्ट वो आप ले सकते हैं, उससे पहले का डेट ये नहीं लेगा। तो अभी हमारे पास 1 मई खुला हुआ है तो 1 मई का टाइम ले सकते हैं। सलीम जी, इसका राउंड द क्लॉक वर्किंग आवर्स बनाओ आप, और उस F2 से करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं बिजनेस आवर्स आपका डाला हुआ है, ऑड आवर से 23:59 तक। 1 मिनट रुक जाओ। ऑड आवर से 23:59, वर्किंग आवर्स भी डाला हुआ है ऑड आवर से 23:59 तक का। और ये अथॉरिटी है सीनियर डीसीएम 1 मार्च 21 से ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो ये वन टाइम एंट्री होती है, इसको डेली करने की जरूरत नहीं होती है। अब आप इसे बाहर आ जाओ। फिर आपने ये देखा है एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें डे एंड और डे स्टार्ट होता है। ये आपका ये टास्क डेली परफॉर्म करना होता है। एक साथ आप मैक्सिमम 3 दिन ओपन कर सकते हैं। जैसे अगर आप 1st, 2nd, 3rd ओपन किए हुए हैं तो जब भी आप 4th को ओपन करने जाएंगे तो आपको 1st का डे क्लोज करना होगा, डे एंड करना होगा उसका। तो डे एंड के करने के लिए पहले डे स्टार्ट आप दिखा दो, एक बार डे स्टार्ट पे जाओ आप। डे स्टार्ट में जाते हैं, फिर डेट यहाँ डालते हैं और F2 से सेव करते हैं। इस तरह से ये डे ओपन हो गया 17/5 का। उसी तरह से अगर हम डे एंड करने जाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं, डे एंड पे क्लिक करते हैं, फिर जो लास्ट डे ओपन होता है बाय डिफॉल्ट वही आ जाता है। और आप सबसे पिछला दिन ही बंद कर सकते हैं जब भी आप क्लोज करने जाएंगे, जो लास्ट ओपन होगा। उसके बाद उसमें पेंडिंग इन्वर्ट टास्क में जाते हैं। 1 मिनट, पेंडिंग इन्वर्ट टास्क में जाकर उसको इन्वोक करते हैं। ये इसलिए किया जाता है कि आपके पास कोई काम पेंडिंग तो नहीं है, ये देखने के लिए। ये देख करके फिर इस F4 से बाहर आते हैं, यहाँ F2 से फिर इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद ये पूछता है आपसे कि आप क्या ये डे एंड रिपोर्ट जो है इसको प्रिंट करना चाहते हैं। अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यस कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो आप नो कर सकते हैं। इस तरह से ये डे एंड हो जाता है। फिर F4 से बाहर आ जाता है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन में एक टास्क और होता है, स्टेशन इंडेक्स। स्टेशन इंडेक्स कहीं से आप किसी भी स्टेशन से किसी दूसरे स्टेशन के लिए अगर आप लोडिंग करते हैं तो उसके लिए आपको एक डिस्टेंस की जरूरत होती है जिसके बेस पे चार्जिंग होती है। तो स्टेशन इंडेक्स बनाने के लिए इसी के लिए स्टेशन इंडेक्स बनाया जाता है। स्टेशन इंडेक्स बोलते हैं इसको। जैसे आपका फ्रॉम स्टेशन TDLN है और इसमें आप देख सकते हैं DKZ और GMC गाजियाबाद इसके लिए बनाया गया है स्टेशन इंडेक्स। इसमें चार्जेबल डिस्टेंस और एक्चुअल डिस्टेंस दोनों आता है और ये इफेक्टिव डेट आप वहां जो सेव करते हैं वो लेता है। स्टेशन इंडेक्स बनाने के लिए हमें TMS क्वेरी के थ्रू बनाना पड़ता है उसमें जाकर के, और ये RBS के थ्रू डिस्टेंस लेता है। इसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं, यह सिस्टम अपने आप लेता है
आरबीएस हर जोनल रेलवे के द्वारा अपने स्टेशन का डिस्टेंस उसमें फीड किया जाता है, जो सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है और उसके हिसाब से ये स्टेशन इंडेक्स बन जाता है। तो ये भी आपको एक बार सेव कर देंगे, तो जब तक उस रूट में कोई चेंजेस नहीं होगा तब तक ये एग्जिस्ट करता है। कुछ चेंज होता है तो ये अपने आप डिलीट हो जाता है, आपको फिर से बनाना पड़ता है। उस रूट में अगर कोई माइनर चेंजेस भी होता है, कोई स्टेशन ऐड होता है, कोई किलोमीटर चेंज होता है, कोई नया स्टेशन ऐड होता है, कुछ भी होता है, तो ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है और आपको फिर से स्टेशन इंडेक्स जनरेट करना होता है उसी प्रोसेस से। वो अभी प्रोसेस आपको क्वेरी में जाकर बता देंगे। ठीक है, बाहर आ जाइए इससे आप, चलिए। इसके बाद नेक्स्ट होता है इसमें आरआर स्टेशनरी डिटेल्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपके पास एक प्री प्रिंटेड स्टेशनरी होता है जिसके ऊपर आरआर का बाकी ट्रांजेक्शन जो भी आप करते हैं वो प्रिंट होता है, जैसे वैगन नंबर, उसका फ्रेट, फ्रॉम टू, इनवॉइस नंबर, ये सारा कुछ प्रिंट होता है आरआर नंबर। तो उस पर आपको प्रिंट करना होता है आरआर, जो मैनुअल आरआर बनता है। वैसे आजकल ईटीआरआर ज्यादा बन रहा है तो उसमें इसकी जरूरत नहीं होती है स्टेशनरी की, लेकिन अगर आपका मैनुअल आरआर बनाना है और प्रिंट करना है आरआर को, तो उसके लिए स्टेशनरी ऐड करते हैं। तो उसके लिए आरआर स्टेशनरी डिटेल्स में जाते हैं, ऐड स्टेशनरी करते हैं। ये भी वन टाइम प्रोसेस है, मतलब किसी भी एक रोल के लिए वन टाइम प्रोसेस है कि अगर आपके पास एक बंच आ गया आरआर का तो उसकी एंट्री आप एक साथ कर सकते हैं। तो यहाँ रोल कोड यहाँ डाल देते हैं, COMG23 बोलते हैं उसको। उसका स्टार्ट नंबर, जो आपका स्टेशनरी है उसका स्टार्ट नंबर कहाँ से हो रहा है वो डाल देंगे। फिर उसका एंड नंबर, अगर 100 का बंच है, 50 का बंच है, जितने का भी है, तो आप उसकी एंट्री यहाँ कर देंगे। और जब तक उतने आरआर प्रिंट नहीं होंगे तो आपको इसकी एंट्री नहीं करनी पड़ेगी और बार बार आपका आरआर प्रिंट होता रहेगा। फिर से जब ये स्टेशनरी खत्म हो जाएगी तो दोबारा से इसकी एंट्री आपको करनी होती है। तो ये स्टेशनरी इस तरह से ऐड करते हैं इसमें। इसमें आप देख रहे हैं रोल को डाल दिया, डेट आ गया, जो डे लास्ट ओपन है उसका स्टार्ट नंबर डाल दिया, उसका एंड नंबर डाल दिया, फिर F2 से इसको सेव कर देते हैं। सेव करिए सर। इस तरह से ये सेव हो गया, इसकी एंट्री हो गई। अब हम आरआर बनाएंगे तो उसका प्रिंट भी कर सकते हैं। और जो आरआर के प्री प्रिंटेड स्टेशनरी होती है वो मेनू मनी वैल्यू बुक होती है, आपको पता होगा शायद, कि उसको बहुत संभाल के रखते हैं और एक एक आरआर की एंट्री प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, 12 जी से जाओ एडमिशन, आप एडमिनिस्ट्रेशन में एक बराबर है। इस तरह से ये हो गया। अब नीचे का जो टास्क है ये अभी कुछ, अगर आपका प्रॉब्लम हो, जैसे वैगन एट्रीब्यूट चेंज, जो कल आपको मैंने आरएमएस में बताया था कि अगर कोई वैगन गलत आ जाता है और उसका नंबर आपका चेंज करना होता है तो यहाँ से जाकर के वैगन एट्रीब्यूट चेंज करते हैं। एंट्री ऑफ न्यू वैगन का टास्क यहाँ भी दिया हुआ है। अगर आपके पास जो वैगन आया वो दिख ही नहीं रहा है तो आप यहाँ से जाकर कर सकते हैं उसका। वैगन मास्टर है सस्पेंडेड ERR से, ERR पेमेंट नॉट रिसीव्ड, इंजन ऑन लोड नोटिफिकेशन, ये सारा टास्क है इस तरह से। इसके बाद जो नेक्स्ट काम होता है किसी भी रेक को बुक करने के लिए, वो डिमांड रजिस्ट्रेशन होता है जो कि बुकिंग में मिलेगा आपको। उसके पहले एक कस्टमर का आइकॉन, कस्टमर का मेन्यू है। कस्टमर में जाकर के हम कस्टमर प्रोफाइल बनाते हैं। कस्टमर प्रोफाइल तब बनाना होता है कि अगर आपके पास कोई प्रीमियम कस्टमर है जिससे आपको WRF नहीं लेना है। WRF वैगन रजिस्ट्रेशन फी होता है जो 50,000 और कुछ केसेस में 2 लाख लेते हैं। तो वो अगर वैगन रजिस्ट्रेशन फी जिस कस्टमर का नहीं लिया जाता है उसके लिए हम ये उसका कस्टमर प्रोफाइल बनाते हैं, या फिर लमसम अकाउंट के लिए भी कस्टमर प्रोफाइल बनाना पड़ता है। तो इसके लिए कस्टमर कोड में जाएंगे, यहाँ डालेंगे, फिर उसका इस तरह से कस्टमर प्रोफाइल बनता है। एक कोई नया बनाकर दिखा दो आप इनको। किसी भी नए काम को करने के लिए वही F3 आप नया रो जैसे क्रिएट करते हैं, 3-4 की, F3, F2 सेव के लिए और F4 उस स्क्रीन से बाहर आने के लिए। अब आप इसमें देखिए ग्लोबल कस्टमर है, लोकल कस्टमर है, तब सारे कस्टमर ग्लोबल ही हो रहे हैं। तो यहाँ जी ग्लोबल कर देंगे, फिर उसका पूरा नाम आ जाता है। अगर ये गवर्नमेंट का है या स्टेट गवर्नमेंट का, इसको ब्लैंक छोड़ दो।
तो प्राइवेट पार्टी। उसका एड्रेस डालेंगे, फोन नंबर डालेंगे। ये मैंडेटरी नहीं है, मतलब आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। ईमेल एड्रेस भी जरूरी नहीं है, आप आगे बढ़। अब ये इस यहाँ पूछता है कि ये कंसाइनर है या कंसाइनी है या दोनों है। दोनों ऑप्शन आता है आपके पास, सीजी, सीएन एंड बीटी। बीटी बोथ के लिए होता है, हम बोथ कर देते हैं इसमें। इसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि अगर आप किसी ग्लोबल कस्टमर है आपका और प्रीमियम कस्टमर है, उसका WRF नहीं लेना है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप WRF एप्लीकेबल में जाकर के उसको नो कर देंगे। नो करेंगे तो अगर वो ई डिमांड भी लगाएगा या मैनुअल डिमांड भी लगाएगा तो आपसे वो पैसा नहीं मांगेगा उससे फिर सिस्टम। तो यहाँ नो कर देते हैं। अगर आपका नॉर्मल कस्टमर है उसको तो आप यस भी कर सकते हैं। 100 बाई पार्टी होता है। F6 से यहाँ भी आप कैलकुलेशन देखने के लिए पार्टी एरियल होता है हमेशा। अब लोडिंग जो भी होता है या जो भी हैंडलिंग होती है वो पार्टी ही करती है। फिर ये पेमेंट मोड, फ्रेट का, WRF का और ये लोकल का। तो WRF नो कर दिया, इसलिए WRF में ये गया ही नहीं कर सर, क्योंकि WRF आपका लगना ही नहीं है, तो वहाँ कोई पेमेंट मोड होगा नहीं। फ्रेट फ्रेट कैसे लेंगे आप, लमसम, मनी रिसिप्ट या वेट ओनली। तो एम कर देते हैं इसमें। लोकल चार्जेस का है, ये भी मनी रिसिप्ट के थ्रू लेंगे। और F2 से इसको सेव करेंगे। जैसे इसमें कार्ड टाइप भी डालना होता है कि गोल्ड का कार्ड होल्डर है या प्रीमियम कार्ड होल्डर है। इफेक्टिव फ्रॉम डेट, हर चीज में डेट जरूर वो पूछता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जिस डेट में काम करना हो उसके पहले का ही डेट लेंगे और उसके लिए वो डे ओपन होना चाहिए। अब F2 से सेव करेंगे। ये डिवीजन में बैठ के आप जो डिविजनल यूजर को जिसको प्रॉक्सी के लिए मिला होगा वही कर सकता है। ओनली डिविजनल यूजर कैन सेट द ARF एप्लीकेबल वैल्यू टू नो। अगर आपको नील कर ये WRF को नो करना है, ARF पे एडवांस रजिस्ट्रेशन फी होता है या वैगन रजिस्ट्रेशन फी होता है, तो ये डिविजनल अथॉरिटी ही कर सकता है, क्योंकि गुड्स क्लर्क के हाथ में ये फैसिलिटी नहीं होती है, इसलिए यहाँ सेव नहीं करने दे रहा है। तो उसके लिए डिवीजन के थ्रू लॉगिन करके और फिर आपका स्टेशन लेना होता है। अगर आप इसको यस करेंगे, WRF एप्लीकेबल यस, तो ये सेव करने देगा फिर। मैंने, हाँ मनी रिसिप्ट कर दो कोई बात, या लमसम में काउंट कर दो। लमसम में अकाउंट से अगर WRF देना है, जैसे कुछ कस्टमर लमसम में अकाउंट रखते हैं अपना, जो ई डिमांड कस्टमर में होता है, तो उसके लिए आपको यहाँ एल सेलेक्ट करना होता है, लमसम कर लो आप। तो उसके लिए भी आपको एक प्रोफाइल बनाना होता है। तो लमसम अकाउंट अगर आप कर देंगे, उसके बाद F2 करेंगे तो सेव हो जाएगा अभी। ये सेव हो गया। तो इस तरह से ये कस्टमर प्रोफाइल बनाते हैं। इसके बाद एक और प्रोफाइल है, बाहर आ जाओ ऑफिस में, कस्टमर GST प्रोफाइल। कस्टमर GST प्रोफाइल में आप जाएंगे तो इसमें आजकल GST नंबर सारे कस्टमर का होता है, और सारे कस्टमर का GST नंबर उसके RR पे प्रिंट होना चाहिए, तभी उसका वो टैक्स इनवॉइस नंबर जनरेट होता है। बिना GST नंबर के वो जो GST देगा वो उसका बेनिफिट नहीं ले सकता है। इसलिए सभी कस्टमर का GST प्रोफाइल जरूर बनाना चाहिए। जैसे GST कस्टमर का GST प्रोफाइल कैसे बनाते हैं आप देख लीजिए एक बार। यहाँ कोई कस्टमर कोड डालिए आप। सलीम जी, यहाँ डालो आप कोई कस्टमर प्रोफाइल कोड। यहाँ कस्टमर कोड डालेंगे, कस्टमर का नाम अपने आप सिस्टम ले लेता है। गेट कस्टमर GST प्रोफाइल, यहाँ कोई भी प्रोफाइल इसका बना हुआ नहीं है अभी। ऐड GSTIN करेंगे इसमें जा करके। फिर यहाँ स्टेट नंबर, ये F6 से हेल्प ले लेंगे किस स्टेट का है। जो सारे स्टेट कोड बने हुए हैं एज पर GST डिपार्टमेंट, वो यहाँ आ जाता है। यहाँ 9 लिए, ये उत्तर प्रदेश आ गया। फिर उसका GST नंबर डालेंगे यहाँ कुछ,
ये एंट्री भी वन टाइम होती है, एक बार आप उसका जीएसटी प्रोफाइल बना देंगे तो वो ले लेगा। जीएसटी नंबर शुड बी एग्जैक्ट 15 कैरेक्टर, जो एक्चुअल जीएसटी नंबर है, चूंकि हम लोग एक और डालो कुछ। ये वैलिडेट भी करता है, ये गलत जीएसटी नंबर से ले नहीं रहा है। फिर यहाँ इसका मोबाइल नंबर डालते हैं। आप रुक जाओ, ये ऐसे चल फॉर्म दिखा देना। फिर यहाँ मोबाइल नंबर डालते हैं, सिटी डालते हैं और पिन कोड डालते हैं। उसका पोस्ट ऑफिस अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ईमेल आईडी डालना होगा और एड्रेस डालना होगा। इस तरह से सेव करेंगे तो ये कुछ कस्टमर का जीएसटी प्रोफाइल खुला हुआ है, ये ऐसे सेव हो जाता है। जीएसटी नंबर आप गलत डालेंगे तो सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो वैलिडेट करता है जो जीएसटी की साइट से। तो इस तरह से जीएसटी प्रोफाइल बनाया जाता है ताकि उसका जीएसटी नंबर आरआर पे प्रिंट हो सके। ठीक है, वापिस से बाहर आ जाओ। कस्टमर में और दिखा देखो। तो आपने इसमें देख लिया कस्टमर प्रोफाइल, कस्टमर जीएसटी प्रोफाइल। इसके बाद एक रिपीट वेबिल है। रिपीट वेबिल ये होता है कि अगर आपको किसी कस्टमर को रिबेट देना है कोई तो रिबेट रिपीट वेबिल के थ्रू देते हैं। वैसे मैक्सिमम रिबेट जो रेट सर्वो के थ्रू आते हैं वो सिस्टम में इनबिल्ट होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी अगर आपको कुछ रिबेट देना होता है तो इसके रिपीट वेबिल के थ्रू देते हैं। अब आप इसमें कैसे देखें, कैसे इसमें रिबेट देते हैं। तो एफटी से नया लाइन खुलता है, टीटीएल टू गाजियाबाद, कंसाइनर कंसाइनी। फिर ये पीस मिल है, रेक है। कमोडिटीज में जनरल गुड्स लेते हैं, जीजी लेते हैं हमेशा। यहाँ आप देख रहे हैं ओनर, फिर यहाँ एक कमोडिटी डाल रहे हैं, इसका कमोडिटी कोड भी डालेंगे। रेट टाइप क्या है, इसमें आप पेमेंट मोड डालेंगे। रिपीट वेबिल में जो अभी हम रिबेट देने की बात कर रहे थे। आगे बढ़ो सलीम जी। इसमें चार्ज डिटेल्स में जाएंगे, पर इक्विपमेंट डिटेल्स में गए, वहां वैगन टाइप डाल दिए। अब आप इसमें रिबेट डालेंगे आर। इसका रिबेट कोड क्या है, आप रिबेट क्यों दे रहे हैं, इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है।
फ्लड रिलीफ है, फ्लड रिलीफ आप ले लो। अब ये अमाउंट और परसेंटेज दोनों में आप दे सकते हैं, तो 10%, 12%, 20%, 50% जो भी आप देना चाहें आप यहाँ दे देंगे। इफेक्टिव फ्रॉम डेट डालेंगे इसमें और फिर F2 से सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। अब इस कस्टमर का ये रिपीट वे बिल नंबर जनरेट हो गया TDLN1। जब आप डिमांड लगाने जाएंगे वहां देखेंगे इसकी एंट्री कहाँ होती है, तो वहां आप चाहे तो कर सकते हैं, अगर रिबेट देना हो तो रिबेट, नहीं देना हो तो इसकी जरूरत नहीं होती है। तो इस तरह से रिपीट वे बिल प्रोफाइल बनाते हैं किसी भी कस्टमर के को रिबेट देने के लिए, अगर कुछ देना हो तो। ठीक है, वापिस से बाहर आ जाओ सर। सर रिबेट देने के लिए कुछ तो ये होता होगा ना, जो कोई तो अथॉरिटी बताएगा तभी तो रिबेट देंगे। हाँ, अगर आपको कोई अथॉरिटी बताएगा तभी। वैसे जो नॉर्मल रेट सर्कुलर के थ्रू जो रिबेट आता है वो सारा सिस्टम में इनबिल्ट होता है। लेकिन अगर आपको कोई अदर, जैसे फ्लड रिलीफ, ये अचानक से कुछ आ गया, इस तरह कुछ ऐसा रिबेट आ गया जो कि आपके पास है नहीं, सिस्टम खुद से कैलकुलेट नहीं करता है, तो उसको आप इसके थ्रू दे सकते हैं। ओके ओके, ठीक है। अब उसके बाद आप आ जाओ बुकिंग में। इस तरह से ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टमर का काम खत्म होगा, बुकिंग में आ जाएंगे जहां से डिमांड रजिस्ट्रेशन लगाते हैं। एक मिनट आप बाहर आ जाओ पहले से सलीम जी। अच्छा प्रभात सर, एक चीज मुझे पूछना था, मैं वी चतुर्वेदी बोल रहा हूँ। ये STS जैसे है, STS हुआ या टर्मिनल चार्जेस का वो जो है रिबेट वाला है, वो सब कैसे पता लगे? वो सब इसमें कैसे एंट्री? OTC TTC तो सिस्टम खुद लेता है। अगर उसका ऑनर पार्टी रेलवे है तो किसी भी साइडिंग का या स्टेशन का गुडसेट का ऑनर अगर इंडियन रेलवे है तो उसमें OTC TTC लगेगा बाय डिफॉल्ट। और अगर वो प्राइवेट पार्टी है ऑनर उसका तो उसमें नहीं लगेगा। तो उसकी एंट्री सिस्टम में मतलब क्रिस में करानी होती है कि ऑनर प्राइवेट है या रेलवे है। ठीक है। और दूसरा आप STS का जो है तो वो एक एग्रीमेंट होता है जो आपको सिस्टम में फीड करना होता है। जो एग्रीमेंट आप एक कस्टमर से जो आप एग्रीमेंट करते हैं तो उस एग्रीमेंट को फीड करना होता है और उसका एक बेंचमार्क होता है STS का। उस बेंचमार्क को जब वो क्रॉस करता है तो उसके बाद वो उसको रिबेट मिलता है। तो टाइम टू टाइम जो सर्कुलर चेंज होता है उसके STS के लिए जी जी उसके अकॉर्डिंग। तो मेरा सबमिशन ये था कि उसका कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे होता है? रेलवे टू क्रिस होता है या पार्टी टू क्रिस होता है? नहीं, रेलवे टू क्रिस होता है। पार्टी कोई भी क्रिस को डायरेक्ट नहीं लिख सकती है। ठीक, रेलवे टू क्रिस होता है। तो आप जो एग्रीमेंट करेंगे वो उसमें फीड करके, और अगर कुछ गलती हो फीड करेंगे तो वो अपने आप सिस्टम लेने लगेगा और आप इन्फॉर्म करेंगे क्रिस को। थैंक यू। अब आ जाओ, आप बुकिंग में आ जाओ। रुक जाओ। अब आप इसमें देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे मेन्यू हैं। इसमें मेनली हम जो अभी यहाँ करने जा रहे हैं वो डिमांड रजिस्ट्रेशन है। इसके अलावा एक जो है डिमांड कम रिलीज, ये भी आप देखिए। डिमांड कम रिलीज जो होता है ये कंटेनर रेट के लिए होता है, क्योंकि कंटेनर में पहले से कोई इंडेंट लगा नहीं होता है। वो आता है, लोडिंग होता है उसके साथ उसको, इसलिए उसके लिए डिमांड कम रिलीज टास्क बनाया गया है। और नॉर्मल जो बुकिंग होती है उसके लिए डिमांड रजिस्ट्रेशन करते हैं। आजकल जो है मैक्सिमम डिमांड ई डिमांड लगने लगे हैं नॉर्मल कमोडिटीज के अदर देन कंटेनर। तो वो डिमांड पार्टी जो है ई डिमांड के थ्रू लगा देती है। लेकिन अगर पार्टी नहीं लगाई है, आपके पास स्टेशन पे आई है, तो आप कैसे उसका डिमांड रजिस्ट्रेशन करते हैं TMS में, वो यहाँ देखेंगे। अब आप डिमांड रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर दो। ये इस तरह का एक मेन्यू खुल जाता है। इसमें आप डिमांड का डेट डालेंगे। डेट वही हो सकता है जो आपके पास ओपन हो। फिर F3 से नया रो क्रिएट करेंगे डिमांड लगाने के लिए, ऐड करने के लिए। फिर आप यहाँ RMP देख रहे होंगे, तो 3 तरह की बुकिंग होती है हमारे यहाँ। रेक, मिनी रेक, पीस मील। मिनी रेक 21 BCN का अगर रेक है बुकिंग करता है कोई तो मिनी रेक में करता है। रेक के लिए BCN का 43, बॉक्सन का 58, BTPN का 48, इस तरह से दिया हुआ है कि रेक का डिमांड कितने वैगन का लग सकता है मिनिमम। तो BCN के लिए 43 है और बॉक्सन के लिए 58 है, BTPN के लिए 48 है। इसी तरह से सारे वैगन्स का दिया हुआ है कि आपको किस किस स्टॉक टाइप का मिनिमम कितना होगा, तभी आप रेक इंडेंट कर सकते हैं। पीस मील में आप एक वैगन का भी डिमांड लगा सकते हैं, उसके लिए पीस मील है।
तभी हम रेक डिमांड लगाएंगे। ये टेस्टिंग के ट्रेनिंग के लिए है, तो यहाँ वो जो चेक है वो हटाया हुआ है कि आप 43 का ही डिमांड लगा सकते हैं रेक में। तो इसमें हम 5 वैगन का भी रेक का डिमांड लगा सकते हैं, लेकिन आप ऑनलाइन पे जब आप लगाने जाएंगे और 5 वैगन के लिए रेक का डिमांड करने जाएंगे या 25 या 40 वैगन का भी इवेंट करने जाएंगे बीसीएन का, तो वो नहीं लगाने देगा सिस्टम। चलो आप रेक पे क्लिक करो। उसके बाद एक डिमांड टाइम होता है। ई डिमांड में सिस्टम ऑटोमेटिकली टाइम कैप्चर करता है। यहाँ आपको टाइम डालना होता है कि आप कितने बजे डिमांड लगा रहे हैं। ठीक है, टैब से। अब जो आपको रिपीट वे भी आपने देखा था, बैक करो आप एक बार। रिपीट वेबिल जो आपने देखा था TDLN1, वो उसकी एंट्री यहाँ करनी होती है अगर आपको मैनुअली रिबेट कुछ देना है तो। जो सिस्टम में रिबेट नहीं अवेलेबल है, वो अगर उस तरह का रिबेट देना है तो TDLN1 जैसे ही करेंगे तो सारा डिटेल्स अपने आप ले लेगा। अब आप देख रहे हैं जैसे सीमेंट ले लिया, BCN ले लिया, ट्रैफिक टाइप ले लिया, प्रायोरिटी क्लास ले लिया, सेशन 2 ले लिया, और ये कमोडिटी ले लिया, फॉरेन कितना रहेगा वो ले लिया, स्टॉक टाइप और यूनिट सारा कुछ ले लिया। ये तो रिपीट वेबिल से एक ये भी बेनिफिट होता है कि आपको बार बार उसकी एंट्री नहीं करनी पड़ती है। इसको डिलीट करो आप रिपीट वेबिल को, चलिए स्केप कर लो, स्केप। F3 से कर लो फिर से। अब रिपीट वेबिल नंबर नहीं देंगे तो बाकी सारी एंट्री में खुद करनी होगी। यहाँ जो वाया जो फील्ड मैंडेटरी नहीं टाइप से आगे बढ़ेंगे तो उसमें आगे जाने देगा। रेक टाइप यहाँ BCN डाल दिए। स्कीम कोड एक होता है, F6 से दिखा दो यहाँ। इसमें ये अगर फ्रेट फॉरवर्डर स्कीम में आपका कुछ बुक हो रहा है तो FFS कर देंगे। जनरल पर्पस वैगन इन्वेस्टमेंट स्कीम है तो GWIS, LBBS, LWIS इस तरह का आप स्कीम अगर कोई है जिसमें रिबेट मिलता हो या उसकी बुकिंग का, जैसे FFS में जो छोटे छोटे कस्टमर है लेस देन वैगन लोड भी बुक करते हैं तो वो इसलिए FFS लेते हैं वो लोग, तो ये स्कीम वहां लेते हैं। तो यहाँ भी कोई स्कीम नहीं है तो हम ब्लैंक छोड़ देंगे। अभी ट्रैफिक टाइप, यहाँ भी आप नॉर्मली जो भी बुक होता है वो जनरल गुड्स होता है, लेकिन उसके अलावा भी अगर RMC है तो यहाँ RM लेते हैं, अगर गवर्नमेंट कोल है तो GC लेते हैं, मिलिट्री है तो मिलिट्री लेते हैं, नॉन रेवेन्यू कुछ है तो वो NR लेते हैं, पब्लिक PC पब्लिक कोल भी लेते हैं। ये सारा दिया हुआ है, लेकिन मैक्सिमम कमोडिटी जो हमारे यहाँ बुक होती है वो जनरल गुड्स में होती है। प्रायोरिटी क्लास अब यहाँ देते हैं ABCD, O फॉर ODC होता है, ABCD में से कुछ देते हैं तो C या D होता है जनरली। प्रीमियम बुकिंग में बाय डिफॉल्ट नो आता है, अगर यस है तो आप यस कर सकते हैं। आजकल प्रीमियम बुकिंग का WRF में बढ़ा दिया गया है चार्जेस, यहाँ यस नो करते हैं। जैसे प्रीमियम को बाई करेंगे तो उसका चार्ज वो ज्यादा लेगा। कोटा टैब से आगे बढ़ो। कोटा जो जैसे कुछ कमोडिटी में कोटा होता है तो वहां यस नो करना होता है, जैसे साल्ट के लिए है और इस तरह से कुछ कुछ कमोडिटी है जो कोटा के थ्रू बुकिंग होती है। फिर ODC यस और नो, तो ODC नो है इसलिए बाय डिफॉल्ट नो ही रहता है। फिर यहाँ कंसाइनी कोड डालते हैं। एक्सेप्शनल रिमार्क अगर कुछ होता है तो डालते हैं, नील आता है बाय डिफॉल्ट। ये एक्सपेक्टेड लोडिंग डेट भी आता है, अगर आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। एक्सेप्शनल रिमार्क में ये देखिए, ये सब फॉर डोमेस्टिक यूज, स्पॉन्सरशिप फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, डिफॉल्ट, पब्लिक, डिफॉल्ट में नील रहता है। फिर पब्लिक एलिवेशन प्रोग्राम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, रिलीफ मटेरियल ट्रेन, इस तरह का अगर कुछ एक्सेप्शनल रिमार्क आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। लेकिन नॉर्मल क्वालिटी में कुछ भी रिमार्क नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट ये नील रहता है। एक्सपेक्टेड लोडिंग डेट, ये एक एक्सपेक्टेड डेट होता है जो आप दे सकते हैं यहाँ पे। इससे सिस्टम कहीं चेक नहीं करता ये कि आपको अगर 8 दे दिया है जैसे, तो और आप 6 को या 7 को लोडिंग करने जा रहे हैं तो सिस्टम आपको रोकेगा नहीं। लेकिन आप ये एक बताते हैं रेलवे को, ये पार्टी का डिमांड पार्टी लगाती है, इसलिए वो एक रेलवे को बताते हैं कि मैं 8 तक लोडिंग करूंगा। डिमांड एक्सपायरी डेट भी होता है, लेकिन ये आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं इसको। राउंड ट्रिप ट्रैफिक यस नो नो है। फ्रेट एडवांस स्कीम,
ये एक होता है कि कुछ कस्टमर अपना फ्रेट एडवांस बनाते हैं तो यहाँ वाई करना होता है। फ्रेट एडवांस स्कीम में क्या होता है कि वो कुछ पैसा रेलवे के पास जमा करा देते हैं और उनका आरआर का जो अमाउंट है वो इसके थ्रू पेमेंट होता रहता है। जैसे अभी आजकल एक ऑक्सीजन का रेट चल रहा है, तो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने अपना फ्रेट एडवांस स्कीम बनाया हुआ है और इसमें पैसा जमा करा दिया है और उनका आरआर उसी पैसे से बनता रहता है, बार बार डीडी देने का उसमें वो नहीं रहता है। तो वैसे बड़े कस्टमर में एनटीपीसी अपना बनवाया था फ्रेट एडवांस स्कीम, और आजकल ये स्टेट गवर्नमेंट कुछ सारे बनवाए हुए हैं ऑक्सीजन के लिए। नो कर दो आप इसको टैब से आगे आगे पेड बाई आता है, यहाँ कंसाइनर पे करेगा, कंसाइनी पे करेगा। इसके बाद आ जाता है स्टेशन 2 में कि कहाँ के लिए अब आप ये रेक बुक कर रहे हैं। हम गाजियाबाद के लिए बुक कर दे रहे हैं अभी। फिर यहाँ कम्युनिटी आ गया, फिर ये नंबर ऑफ फॉरवर्डिंग नोट, मतलब आप कितना आरआर चाहते हैं उसके हिसाब से यहाँ नंबर ऑफ फॉरवर्डिंग नोट देना होता है। तो नंबर ऑफ फॉरवर्डिंग नोट यहाँ 1 दे रहे हैं, आप यहाँ 5 10 कुछ भी दे सकते हैं। ये एफडब्ल्यूएल का मतलब फुल वैगन लोड, मतलब एक वैगन का अगर एक आरआर भी है तो एफडब्ल्यूएल में आएगा। लेकिन अगर और एक रेक पूरे रेक का भी है तो भी यहाँ 1 आएगा। अगर आपके पास 42 वैगन और आप 40 हर वैगन का अलग अलग आरआर चाहते हैं तो आपको यहाँ 42 करना होगा। तभी हम इस रेक का एक ही आरआर बनाएंगे, तो 1 कर दे रहे हैं। इसके बाद एलडब्ल्यूएल एक आता है। एलडब्ल्यूएल का मतलब लेस देन वैगन लोड। लेस देन वैगन लोड वो होता है कि एक वैगन में एक से ज्यादा आरआर अगर बन रहा है, एक से ज्यादा पार्टियां लोड का, जैसे एफएफएस स्कीम जो होता है उसमें मैक्सिमम यही होता है कि एक वैगन में एक से ज्यादा पार्टियां होती हैं, एक वैगन में 3 3 4 4 आरआर होता है। तो वो यहाँ डालेंगे नंबर ऑफ आरआर, या नंबर ऑफ फॉरवर्ड नोट यहाँ डालेंगे, उसके हिसाब से नंबर ऑफ आरआर वो जनरेट होगा। तो अभी यहाँ 0 रख रहे हैं हम। स्टॉक टाइप में बीसीएन आ जाएगा और कितने यूनिट का हम डिमांड लगा रहे हैं। तो अभी हम टेस्ट ट्रेनिंग में है तो यहाँ 5 यूनिट का डिमांड लगा के आपको ये सेव करके दिखा देंगे। F2 से सेव करेंगे। अच्छा ये चेक है इसमें भी सिस्टम में। एक बार 5 करके 5, अरे यार 5 करके एक बार दिखाना था, एरर क्या आ रहा था इनको, फिर से करके दिखाओ। अब आप खुद देख लीजिए, यहाँ आ रहा है टोटल नंबर यूनिट्स नॉट वैलिड फॉर रेक डिमांड इन दिस रेक टाइप। इस तरह का एरर आपको ऑनलाइन में हमेशा ही मिलेगा अगर आप जो भी प्रिस्क्राइब उसका वो है रेक का साइज है उससे अगर आप कम करेंगे तो ठीक है। वो स्किप कर लो। अब ये डिमांड अभी हमने लगाया था, अब इसका फॉरवर्डिंग नोट बनाएंगे। उसके लिए फॉरवर्डिंग नोट में जाएंगे और न्यू या F11 आप डायरेक्ट भी प्रेस कर सकते हैं, या उसमें फॉरवर्डिंग नोट में जाकर न्यू करेंगे। अब इसमें फॉरवर्डिंग नोट का डिटेल्स जो भी होता है वो कैप्चर करेंगे। अब इसमें एड्रेस था, एड्रेस वगैरह डाल के फिर ये आ जाते हैं। तो इसमें वो जीएसटीएन वेरिफिकेशन के लिए जो आपको बताया था कि हर कस्टमर का जीएसटी नंबर उस पर प्रिंट होना चाहिए, तो जीएसटीएन वेरिफिकेशन करता है कि हाँ ये जो जीएसटी नंबर है ये सही है। आप इसको कंफर्म करते हैं, चेक करके कंफर्म कर दो आप। ये कंफर्म हो गया। फिर ये पूछता है गुड्स अराइव, नो, फॉरवर्डिंग नोट टाइप तो एफ मतलब फुल वैगन लोड। अब कमोडिटी कोड यहां लेंगे, उसका अप्रॉक्स वेट होता है हर कमोडिटी जो आप भेज रहे हैं, तो पार्टी बताती है कि वो कितना वेट भेजना चाहती है। तो ये वेट ले लेंगे। फिर ये क्विंटल या टन में है तो टन में लेंगे। नॉट फॉर सेल या नॉट अप्लीकेबल कर देंगे सेल टैक्स और टीन नंबर अगर। तो ये देखिए चार्ज वाया सिस्टम अपने आप ले लेता है कमोडिटी के अकॉर्डिंग।
फिर रेट टाइप में क्लास रेट लेंगे सी, फिर एफ नोट एग्जीक्यूटेड, यहाँ यस करेंगे, तो पार्टी ने आपको एफ नोट दे दिया तभी आप इसको आगे बढ़ रहे हैं। कुछ कमोडिटी रिमार्क्स डालना है तो वही यहाँ डालेंगे, नहीं तो फिर ये डिमांड रिसीव पर सीधा आ जाएंगे और यहाँ वाई करेंगे। वाई करके फिर आप सेव कर सकते हैं इसको। ये बार बार आपसे पूछता है प्लीज वेरीफाई ऑल डिटेल्स बिफोर सेविंग, और इसमें कंटिन्यू करना है तो यस करेंगे, अगर आपको वेरीफाई करना है तो नो करेंगे। तो यस कर देंगे अभी यहाँ, यस करो आप। हेलो, सलीम जी यस करो यहाँ, यस करो फिर आप सलीम जी, यस करके सेव करें तो ये सेव हो गया है। यहाँ फॉरवर्डिंग नोट नंबर जनरेट हो गया 1.001 और ये क्लास आ गया। चूंकि ये कस्टमर को हमने प्रीमियम कस्टमर बना दिया था, इसलिए इसमें उसके लिए WRF के लिए सिस्टम ने नहीं पूछा कि WRF लेना है या नहीं लेना है, या उसका पेमेंट का ऑप्शन नहीं आया। एक बार बाहर आओ इससे। एक नॉर्मल डिमांड का, नॉर्मल कस्टमर का डिमांड लगा के फट से आप इस स्क्रीन में आ जाओ कि पेमेंट कैसे लेता है सिस्टम, वो बताने के लिए। अभी हम RMS में देखेंगे कि प्लेसमेंट कैसे करेंगे, उसके बाद वो रेट TMS में दिखाई देगा। कल आप देखे थे रेक फॉर्मेशन स्क्रीन में, आपको ये दिखाए गए थे, ये एम्प्टी रेक लेके जाया गया था वहां पे, 5 वैगन का BCN का रेक है। कल ये अराइव्ड स्टेटस में था। अब हम इसको प्लेस करेंगे, प्लेसमेंट देंगे इसका। दे दो आप प्लेसमेंट, प्लेसमेंट पे क्लिक करेंगे, रेक को सिलेक्ट करके फिर ये साइडिंग में किस लाइन नंबर में प्लेसमेंट करने जा रहे हैं वो डालेंगे। साइडिंग में अगर कुछ डालना है तो डालेंगे, अगर किसी स्टेशन के साथ साइडिंग अटैच होता है तो, अदरवाइज डायरेक्ट लाइन नंबर में जाएंगे। फिर वो रीजन डालेंगे। रीजन में चूंकि हमें लोडिंग करना है, F6 से हेल्प लेके यहाँ देख सकते हैं, तो लोडिंग करना है तो LDNG लेंगे। फिर F5 कर लेंगे तो सारे वैगन्स आ जाएंगे यहाँ पे। ये सारे वैगन्स आ गए, ये डिमांड भी दिखने लगा। अब इस डिमांड को जैसे ही सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद टैब से आगे बढ़े तो ये सारा जो है, या सेलेक्ट ऑल कर देंगे ऊपर से, ये इसका सारा डिटेल्स इसमें आ गया। इसका डिमांड नंबर 1 है, डेस्टिनेशन गाजियाबाद है, रेक कमोडिटी सीमेंट है, कंसाइनर SEC है। इस डिमांड का जो भी डिटेल्स है इस वैगन के अगेंस्ट आ गया, और F2 से इसको सेव कर देंगे। अगर 1 मिनट रुक जाओ, अगर आपके पास डिमांड नहीं है तो आपको प्लेसमेंट में जा करके फिर टैब से आगे बढ़ करके और इसमें डालना होता है कि उसका किस डेस्टिनेशन के आप डिमांड कर रहे हैं और क्या कमोडिटी के लिए प्लेस कर रहे हैं, वो डालना होता है। जैसे अभी आप देख लीजिए एक बार, ऐसे प्लेस पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल करके प्लेस करेंगे, तब यहाँ पे ये डेस्टिनेशन मांग रहा है क्योंकि यहाँ डिमांड सेलेक्ट नहीं है। तो यहाँ गाजियाबाद डालेंगे, रेक कमोडिटी डालेंगे, फिर कंसाइनर कंसाइनी डालेंगे। ये RMS में डालेंगे, इससे TMS से कोई मतलब नहीं होता है और इस पर कोई चेक नहीं होता। मान लीजिए आप यहाँ गलत भी अगर डाल दिए और वहां TMS में अलॉटमेंट अगर आप सही करेंगे तो वो फिर वो डेस्टिनेशन उस हिसाब से चेंज हो जाता है। एक RMS एक अप्रॉक्स बताता है, मतलब एक बताता है कि ये यहाँ के लिए लोड होने जा रहा है, और F2 से इसको सेव कर लेंगे। इस तरह से ये रेक प्लेस हो गया लोडिंग के लिए। अब ये रेक हमें TMS में दिखाई देगा।
TMS में जाएंगे, रेक में जाएंगे। अब इसका ओपन डेज है 5। रेक हैंडलिंग में जाएंगे, रेक हैंडलिंग में ये आपका रेक में यहाँ प्लेस है। अब हम इसका फिर कमर्शियल प्लेसमेंट करने जाएंगे। कमर्शियल प्लेसमेंट के लिए हम WTR पे क्लिक करेंगे, रेक को सिलेक्ट करके। अगर यहाँ 5-7 रेक होता है तो जिस रेक को प्लेस करना होगा उस रेक पर जाकर क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद आप WTR में जाएंगे, फिर नॉर्मल में जाएंगे और यहाँ F5 से करेंगे तो ये डाटा रिट्रीव हो जाएगा, सारे वैगन्स आ जाएंगे। क्योंकि 15/5 का ये वहां प्लेसमेंट है और 15/5 सिस्टम में ओपन नहीं है, तो ये सिस्टम मना कर देगा फिर इसको। जिस डेट में आपको काम करना है वो डे ओपन होना चाहिए जरूर सिस्टम में, तभी वो उस डेट में काम करने देगा। अब आप फिर प्लेसमेंट पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ टैब्स आगे बढ़ेंगे, यहाँ कमर्शियल प्लेसमेंट टाइम देंगे। इसमें 2 तरह का टाइम होता है, सिस्टम और एक्चुअल। क्योंकि कई जगह गलती से ऑपरेटिंग प्लेसमेंट बाद का हो जाता है और एक्चुअली वो जल्दी पहले प्लेस हुआ होता है, तो इसके लिए ये बनाया गया है कि आप उसमें एक्चुअल टाइम डाल सकते हैं और सिस्टम का टाइम क्या है। तो सिस्टम का टाइम बाय डिफॉल्ट जो ऑपरेटिंग प्लेसमेंट है वो टाइम होगा या उसके बाद का टाइम होगा। उसके पहले का टाइम हम चाहेंगे भी नहीं डाल सकते हैं, सिस्टम लेगा ही नहीं। फिर टाइप्स आगे बढ़ो आप। फिर एक अलॉटमेंट टाइम होता है कि वैगन को हम कब अलॉट कर रहे हैं लोडिंग के लिए, तो भी सेम टाइम होता है जो कमर्शियल प्लेसमेंट का टाइम होता है। कभी कभी वो अलग होता है लेकिन जनरली सेम होता है। जिस केस में अलग होगा तो हाँ यहाँ टाइम चेंज कर देंगे, अदरवाइज जो टाइम है वही ले लेंगे। अब यहाँ फॉरवर्ड नोट का डिटेल्स मांग रहा है, फॉरवर्ड नोट डेट और फॉरवर्ड नोट नंबर। तो 5 तारीख का हमने डिमांड लगाया था तो वहाँ 5/5 डाल दिया। फिर फॉरवर्ड नोट नंबर 1.001 ये डाल दिया। अब ये आपको बताता है, कुछ लोग कहते हैं कि गलती से प्लेस हो गया, ये हो गया, ऐसा नहीं। सिस्टम आपको बार बार बताता है कि आप क्या करने जा रहे हैं। तो ये बताता है डेस्टिनेशन स्टेशन ऑफ दिस फॉरवर्ड नोट इज गाजियाबाद। इस जो आप फॉरवर्ड नोट डाल रहे हैं इसका डेस्टिनेशन गाजियाबाद है। आपको ओके करना होगा, अगर आपको इसको लोड करना है तो ओके करेंगे। अगर आप गलती से गलत फॉरवर्ड नोट नंबर डाल दिया है तो तुरंत यहाँ नंबर आप चेंज करेंगे, तो ओके कर दीजिए आप इस तरह से। अब इसके बाद F7 करेंगे। F7 करते ही ये सारा सेलेक्ट हो जाता है, सारे स्टे वो है। आप एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट सलीम रुक जाओ। आप एक साथ चाहे तो सारा वैगन कर सकते हैं। अगर आपको सारे वैगन का टाइम सेम नहीं है, अलग अलग है, तो आपको एक एक करके नीचे करके जाना होगा, या फॉरवर्डिंग नोट भी अलग है तो सब में आपको जाना होगा अलग अलग। डाउन एरो से आप नीचे जा करके उस वैगन का टाइम और या फॉरवर्ड नोट नंबर डाल या चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से डाउन एरो यूज करके आप कर सकते हैं। अगर आप देखें जैसे कि यहाँ 1.001 या कुछ और फॉरवर्ड नोट नंबर डालना है तो यहाँ आप डाल के चेंज कर सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ एक ही फॉरवर्ड नोट है तो इसलिए हम वही डालेंगे। गलत नंबर डालेंगे तो ये बोलेगा फॉरवर्ड नोट इज नॉट येट जनरेटेड। ओके कर दो और यहाँ 1 कर दो फिर से। तो ये एक साथ भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। और सेव करने के लिए वही F2 से सेव कर देंगे फिर इसको, तो ये रेक कमर्शियली प्लेस हो जाएगा। ओके। अब ये रेक 7 बजे 17/5 को कमर्शियली प्लेस हो गया। अब आप इसको एक बार बाहर आ जाओ, बाहर से आकर के ये रेक प्लेस हो गया। उसके बाद ये रिलीज करना है भैया, आप यहीं से करना होगा। एक पूरा बाहर आ जाओ एक बार मेन स्क्रीन पर। ये रेक अब आपका प्लेस दिखा रहा है। अब आप इसको जब रिलीज करने जाएंगे तो फिर से वही प्रोसेस होगा। रेक में जाएंगे, रेक हैंडलिंग में जाएंगे, रेक हैंडलिंग में जाएंगे। रेक हैंडलिंग में जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ रेक की ये प्लेस है 8:50 और टाइम है, और जो ऑपरेटिंग प्लेसमेंट का टाइम वही टाइम यहाँ दिखाता है। और ये 5 यूनिट है
अंडर हैंडलिंग 5 है। अंडर हैंडलिंग मतलब कि ये लोडिंग हो रहा है, इसमें कुछ प्रोसेस हो रहा है कमर्शियल, या तो लोडिंग या लोडेड रहता है तो अनलोडिंग हो रहा है, एम्प्टी है तो लोडिंग हो रहा है, तो ये अंडर हैंडलिंग है। और रिलीज यूनिट 0 है, मतलब ये आप इसका रिलीज नहीं किया है, तो फिर हम इसमें WTR रेक को सेलेक्ट कर लेंगे, WTR में जाएंगे, नॉर्मल में जाएंगे, प्रेस F5, F5। अभी देखिए फिर वहां डेट नहीं चेंज किया तो डे इज नॉट स्टार्टेड आ गया। ये रेक आपका प्लेसमेंट दिखा रहा है। अब इसमें रिलीज पे क्लिक करेंगे, फिर क्वालिफाइड रिमार्क में कुछ अगर डालना है तो डालेंगे, फिर कमेंसमेंट टाइम डालेंगे। कमेंसमेंट टाइम में सिस्टम और एक्चुअल होता है। कमेंसमेंट टाइम की लोडिंग शुरुआत कब हुई, तो 7 बजे का टाइम है। 7 बजे आपने कमर्शियल प्लेसमेंट दिया था 17/5 को, 7 बजे ही शुरू हुआ है या 8 बजे या 9 बजे, जो भी शुरू हुआ वो यहाँ डाल सकता है। फिर कमेंसमेंट एक्चुअल टाइम डालेंगे। अब यहाँ रिलीज कोड आता है, F6 से इसमें दिखा दो। अब आप इसमें देख सकते हैं क्या क्या ऑप्शन आता है। तो अगर लोडेड रिलीज हुआ है तो लोडेड रिलीज लेंगे। अगर आपने प्लेस किया लेकिन पार्टी ने सारा वैगन नहीं बुक करके लोड करके 5 में से 4 ही वैगन किया तो आप RE करेंगे, लेकिन उस केस में भी उस वैगन की चार्जिंग होती है। अगर आपको चार्जिंग नहीं करने किसी कारण से वो वैगन डैमेज हो गया है तो वहां जाकर के आप RD करेंगे। लेकिन आप किसी भी रेक में एक सारे वैगन्स को RD नहीं कर सकते हैं। अगर 2-4 वैगन डैमेज है तो आप उसमें RD करेंगे, अदरवाइज आप LR करेंगे, लोडेड रिलीज। लोडेड रिलीज करो अब यहाँ रिलीज का भी टाइम वही सिस्टम टाइम और एक्चुअल टाइम डालना होता है। फिर ये लोडिंग टाइप पूछता है कि लोडिंग कैसे हुई है। सारे वैगन, हर टाइप के वैगन का डिफाइन है कि उसकी उसमें कैसे हैंडलिंग हो सकती है, उसकी लोडिंग उसमें कैसे हो सकती है। जैसे BCN जो कवर्ड वैगन होता है तो उसमें हम क्रेन से बुकिंग नहीं कर सकते हैं या मैकेनाइज्ड बुकिंग उसमें नहीं हो सकती, तो उसमें हमेशा मैनुअल बुकिंग करेंगे। ओपन वैगन में मैनुअल भी हो सकता है, मैकेनाइज्ड भी हो सकता है, क्रेन हैंडलिंग भी हो सकता है। इसके ये एक्चुअली डेमरेज से रिलेटेड है कि आप जब ये लोडिंग टाइप डालेंगे उसके हिसाब से सिस्टम चार्ज करता है, फ्री टाइम देता है आपको। मैनुअल किया तो फ्री टाइम क्या होगा। अब यहाँ MN कर दिया, यहाँ भी वही सिस्टम है कि आप एक साथ चाहे तो सारे वैगन को रिलीज कर सकते हैं, जिसके लिए सेलेक्ट ऑल कर लेंगे या F7 कर लेंगे। और अगर आपको एक साथ नहीं करना है तो हम एक एक डाउन एरो से कर जाके अलग अलग टाइम या अलग अलग कुछ भरना हो तो आप भर सकते हैं। तो F7 से करके फिर F2 से सेव कर देंगे, सेव करते ही ये रिलीज हो जाएगा रेक। ये रिलीज हो गया, येलो कलर का हो गया। अब इसके बाद रिलीज कंप्लीट करेंगे। रिलीज कंप्लीट तब करते हैं जब एक रेक के सारे वैगन रिलीज हो गए हैं, तो इसका मतलब वो रिलीज कंप्लीट हो गया, उस वैगन पूरा रेक वो रिलीज हो गया। अब इसमें ये पूछ रहा है फॉरवर्ड नोट नंबर है, डिमांड नंबर है, डेट है, मेट विथ या फुलफिल। मैंने आपने 42 का वैगन लगाया, डिमांड लगाया, लेकिन आपने 5 ही लोड किया है, तो क्या ये डिमांड फुलफिल होगा या नहीं। अगर आपको इस डिमांड को बचा के रखना है कि बाकी 37 वैगन हम इसका बाद में लोड करेंगे, तो यहाँ नो करना होगा, अदरवाइज यहाँ Y करके, बाय डिफॉल्ट Y रहता है, तो Y करके और F2 से सेव कर देंगे। F7 करेंगे, सॉरी F7 करेंगे, तो फिर ये प्रोग्रेसिव लोडिंग नंबर मांगता है कि आज के डेट में ये इसमें आज के डेट में आपने कितना लोडिंग किया है, तो उसके हिसाब से एक प्रोग्रेसिव लोडिंग नंबर डालते हैं। 5 रेक है और आज का ये पहला रेक है तो 1 डालेंगे, दूसरा रेक है तो 2 डालेंगे, इस तरह से यहाँ प्रोग्रेसिव लोडिंग नंबर डालते हैं। फिर इसको F2 से सेव कर देते हैं। अब ये रिलीज कंप्लीट हो गया। अब इसके F4 से यहाँ से बाहर आएंगे, फिर इससे भी F4 से बाहर आएंगे। इसके बाद हम यहाँ जाएंगे, ये रेक अभी भी ऑपरेटिंग को हैंडओवर नहीं हुआ है। ऑपरेटिंग को हैंडओवर करने के लिए इस रेक का रिमूवल भी करेंगे वहां, तो रिमूवल पर क्लिक करेंगे, फिर F5। रिलीज टाइम अपने आप आ जाता है इसमें। अगर आप इसी टाइम पर रिमूवल कर रहे हैं तो वही टाइम आएगा, तो यह टाइम आप चेंज भी कर सकते हैं। फिर रिमूवल करके किस लाइन नंबर में रिमूवल कर रहे हैं वो डाल देंगे। F7 से सेलेक्ट ऑल कर लेंगे और F2।
अब ये रिमूव हो गया, फिर रिमूवल कंफर्म पे क्लिक कर देंगे कि रिमूवल को कंफर्म कर रहे हैं। अब ये रेक जो है हैंडओवर हो गया ऑपरेटिंग को चलाने के लिए। अब बाकी इसका आर बने आर और बाकी कमर्शियल का टास्क होता रहेगा, लेकिन ये 1 मिनट इसमें राइट में दिखाओ, राइट में नहीं है, ठीक है। ये लेकिन आपको हैंडओवर कर देना होता है ऑपरेटिंग को, जिससे कि वो रेक डिले ना हो जाता और वो चला सके। अब इस रेक का स्टेटस हो गया है, देखिए एमवी स्टेटस तक लाकर आपको कम से कम इस रेक को तुरंत छोड़ना होता है रिलीज होने के बाद, ताकि ऑपरेटिंग चला सके। ठीक है, तो ये रेक आ गया एमवी। अब इससे बाहर आ जाएंगे। अब इसका बाकी काम देखेंगे। बाकी काम करने के लिए आप आउटवर्ड में जाएंगे, फिर लिस्ट ऑफ फॉरवर्डिंग नोट, और यहाँ F5 कर लेंगे। आप यहाँ 2 डाल के फॉरवर्ड नोट नंबर डाल के भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या F5 करेंगे तो आपके जितने भी वहां के डिमांड लगे हुए हैं वो सारे दिखाई देंगे। अभी यहाँ गाजियाबाद के लिए एक ही डिमांड है, तो ये दिख रहा है। उसके बाद हम हैंडलिंग में जाएंगे। एक मिनट, ये आप डिमांड अपने फॉरवर्ड नोट पर सिलेक्ट कर लेंगे, फिर चार्जेस पर क्लिक करेंगे, उसमें डैमरेज जाएंगे, डैमरेज कैलकुलेट करेंगे। आपका डैमरेज लगा हो चाहे सिस्टम में नहीं लगा हो, लेकिन आपको जाके उसका एक्रूवल करना होता है। तो ये F5 करेंगे, देखिए एक्रूड आ गया 0। अगर इस रेक में डैमरेज लगा होता तो यहाँ अमाउंट आ जाता और यहाँ दिखा भी देता कि कितना है। अब इसका फ्री टाइम चूंकि 43 वैगन अगर होता है पूरा 42 वैगन का, तो 9 घंटे का फ्री टाइम मिलता है। ये उससे कम है तो 5 घंटे, 20 वैगन से कम है तो 5 घंटे का फ्री टाइम मिलता है इसमें। इसके बाद हम जाएंगे चार्ज हैंडलिंग में। हैंडलिंग में आता है लोडिंग रजिस्टर, ये लोडिंग में आएंगे, फिर F5 से रिट्रीव करेंगे डाटा। ये आ गया, एक मिनट, ये आ गया। अब आप इसमें लोडिंग रजिस्टर में कितने नंबर ऑफ वैगन है, नंबर ऑफ बैग्स है, या कितना वेट गया है एक वैगन में, वो डालेंगे। तो उसके लिए लोडिंग में जाकर के F5 करेंगे तो सारे वैगन्स आ गए आपके सामने। इसके बाद लोडिंग पे क्लिक करेंगे, उसके बाद रिमार्क्स डालेंगे, रिमार्क्स ऑन F नोट पर क्लिक करेंगे। ये जो रिमार्क्स डालते हैं ये सारा कुछ आरआर पे प्रिंट होता है, तो उसमें आपको देखना होता है कि क्या क्या आपको डालना है। जैसे हैंडल्ड बाय पार्टी, अब इसमें पैकेजिंग कोड क्या है, इसमें आप देख सकते हैं नंबर है एनिमल्स के लिए, वैगन फॉर लूज कमोडिटी के लिए 1 नंबर लेंगे, 2 नंबर लेंगे बैग्स के लिए, बंडल से तो 3 नंबर लेंगे, 4 लेंगे अगर बंडल से है तो 4 लेंगे, बेल्स है, ड्रम्स है, इस तरह से ये सारा कुछ दिया हुआ है, कैंस है सर। आप इसमें सारा कुछ देख सकते हैं क्या क्या पैकेजिंग कोड है। तो अभी हम बैग्स लेंगे, BCM में लोडिंग हुई है इसलिए बैग्स लेंगे 2 नंबर। इसके बाद टैब से आगे बढ़ेंगे। प्राइवेट मार्क्स अगर कुछ डालना है तो आप डाल सकते हैं। लोडिंग बाय क्रेन, इसमें वाई या नो करना होता है, तो यहाँ नो करेंगे। कंटेनर का रेक होता है तो यहाँ वाई करते हैं। फिर टैब से आगे बढ़ेंगे। पेमेंट डन, सेंडर्स वेट, कहाँ पेमेंट हुआ है, SWA पे जा रहा है तो हम यहाँ SWA पे भेजेंगे। सेंडर्स वेट एक्सेप्टेड, SWA का फुल फॉर्म होता है। फिर ये क्वालिफाइड रिमार्क में आ गए, यहाँ कोड है। अब इसमें इतने तरह का रिमार्क्स होता है, इनवॉइस नंबर, बुक अंडर लाइसेंस परमिट नंबर, टू बी वेड एट, ये कोई भी रिमार्क। अभी आपको बताया था कि ये यहाँ आप कुछ भी कोड डाल सकते हैं जो कि आरआर पे प्रिंट होगा। तो आप यहाँ 1-2 कोई रिमार्क ले लो सलीम जी। F3 से करके इसमें आप कितने भी रिमार्क्स ले सकते हैं। इसके बाद F4 से बाहर आ जाएंगे इससे। अब देखिए यहाँ एक F नोट रिमार्क में लेफ्ट करो, F नोट रिमार्क दिखाओ। चलो अब डालो पैकेज। अब नंबर ऑफ पैकेज में सीधा आ जाएगा, तो नंबर ऑफ पैकेज डालेंगे इसमें। F नोट रिमार्क डालते ही ये यहाँ पे स्टार आ जाता है सब में F नोट रिमार्क में, मतलब F नोट रिमार्क आपने डाल दिया है।
इसके बाद ही ये लोडिंग रजिस्टर भरने देगा। चलो आओ वेट में। ये नंबर ऑफ पैकेज डालेंगे, फिर उसके अंदर सेंडर वेट डालेंगे, कितना वेट है, वेट यूनिट टन है। और यहां भी हम F7 कर सकते हैं, सारा वैगन एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे में वही वेट ले लिया। F2 से सेव करेंगे फिर इसको। इसके बाद इस लोडिंग को कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने के लिए पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट में जाते हैं और यहाँ चेक करते हैं कि इस वैगन में किसी में POL तो नहीं लगा। POL मतलब पॉजिटिव ओवरलोडिंग। अगर किसी में ओवरवेट है तो हम उसको यहाँ ठीक कर सकते हैं। जैसे इसमें 64 डाल दिया गया है, इसका परमिसिबल कैरिंग कैपेसिटी जो है 63 है BCN वैगन का, तो 1 टन का इसमें ओवरवेट है तो 1 टन का POL लग जाएगा। अगर आपसे ये गलती से हुआ है तो आप इसको यहाँ सुधार सकते हैं, उसके बाद ही कंफर्म लोडिंग करें। लेकिन अगर आप ये सही डाले हैं तो आप कंफर्म कर सकते हैं, फिर सिस्टम जो है POL चार्ज कर देगा। अब आप एक बार चेंज करके दिखाओ आप वेट, इसको 63 करो। अब 64 आपने डाला था, अब यहाँ आकर के हम इसको एडिट कर सकते हैं। तो उसके लिए मॉडिफाई में जाएंगे, फाइल में मॉडिफाई में, और जाकर के इसको 64 को 63 यहाँ कर सकते हैं और F2 से सेव कर देंगे। फिर से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट में जाएंगे, फिर से आप यहाँ चेक कर सकते हैं तो यहाँ ओवरवेट नहीं दिखा रहा है अभी, आप सारा कुछ नॉर्मल है। तो हम यहाँ कंफर्म लोडिंग करते हैं। कंफर्म लोडिंग करते ही येलो हो जाएगा ये, और उसके बाद ये आप इसमें चेंज कुछ नहीं कर सकते हैं। F4 से बाहर आ जाओ। इस तरह से ये लोडिंग रजिस्टर आपने भर दिया। अब ये आप यहाँ RR का स्टेटस YR हो जाएगा, R फॉर रेडी टू जनरेट RR। लोडिंग रजिस्टर के बाद हम इसमें RR जनरेशन में जाते हैं, तो RR पे क्लिक करते हैं, RR जनरेशन में जाते हैं। उसके बाद एक्सपेक्टेड फ्रेट चेक करते हैं कि क्या है। यहाँ F5 करेंगे तो आपका एक्सपेक्टेड फ्रेट बता देगा। इसको जरूर बिना चेक किए आप RR बना भी नहीं सकते, और चेक करना भी चाहिए और सीरियसली चेक करना चाहिए कि इसमें कुछ चार्जिंग गलत तो नहीं हो रही है। जो अभी आपने OTC DTC पूछा था, ये दिखाओ सलीम जी अदर चार्जेस में। अब आप देखिए यहाँ OTC DTC दोनों अमाउंट लग रहा है, क्योंकि ये रेलवे ओन्ड स्टेशन या साइटिंग है। रेलवे ओन्ड गुड शेड या रेलवे ओन्ड साइटिंग में OTC DTC लगता है और वो सिस्टम अपने आप चार्ज करता है। इस तरह से हम सारा फ्रेट ये चेक कर लेंगे कि किलोमीटर, वेट, रेट क्या है, वो सारा को चार्ज करने के बाद चेक करके फिर F4C से बाहर निकलेंगे। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे लोड टाइप। अब चूंकि ये 5 वैगन का ही रेट था, 5 वैगन का ही डिमांड लोडिंग हुआ है, ये सिस्टम बाय डिफॉल्ट W आ रहा है, मतलब वैगन लोड पर ही चार्ज करेगा, क्योंकि ट्रेन लोड पर चार्ज करने के लिए 42 वैगन होना चाहिए था, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट W है। फिर यहाँ रिस्क रेट RR आता है, इसको आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। फिर पेड टाइप आता है, तो यहाँ भी पेड है, पेड टू पे है या टू पे है तो पेड होगा। टैब से आगे बढ़ो। ये परसेंटेज चार्जेस कुछ लगाना है तो नो। पेमेंट मोड क्या है, M है, मनी रिसिप्ट। F6 से यहाँ भी दिखा दो आप पेमेंट मोड में। ये बिल, क्रेडिट नोट, ई पेमेंट, लमसम अकाउंट और मनी रिसिप्ट, ये सारे होते हैं ऑप्शन। तो हम यहाँ M लिए हुए मनी रिसिप्ट। अगर ई पेमेंट कस्टमर होगा तो वहां ई लेना होगा। फिर पेड बाई क्या है, कंसाइनर या कंसाइनी। ई पेमेंट के केस में ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अगर कंसाइनर ही ई पेमेंट के लिए ऑथराइज्ड है
और आपने यहाँ ई डाला और यहाँ कंसाइनी डाल दिया तो ई पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसलिए वहां CNSR और CNSG वो डालना होता है और फिर F2 से सेव करना होता है। ब्रेक वन किसका है? रेलवे का ही, प्राइवेट का है। और ये एक लेट पेमेंट फॉर फी एप्लीकेबल, ये यहाँ यस या नो करना होता है। किसी कारण से पार्टी ने पेमेंट में लेट किया है तो ये यहाँ वाई और नो आप कर सकते हैं। तो जो सर चार्ज लगता है वो लगेगा। फिर F2 से सेव करेंगे। ये डाटा सेव हो गया, लेकिन अभी भी देखिए RR नंबर नहीं आया है, क्योंकि अभी भी आपने उसका अमाउंट आपने कर दिया, अब इसका कलेक्शन नहीं किया है। तो कलेक्शन करने के लिए हम RR चार्जेस पर जाएंगे, फिर इसमें कलेक्शन पे जाएंगे। अगर ई पेमेंट रहता तो यहाँ कलेक्शन ऑप्शन नहीं होता है, सीधा F2 करना होता है और वो अमाउंट कलेक्ट हो जाता है। अब आप ये RR नंबर में आ गए, ये कलेक्शन में। अब यहाँ अमाउंट दिखा दिया, इतना अमाउंट है प्लस इतना GST, टोटल इतना पेबल है। पेबल अमाउंट से कम अगर आप अमाउंट आप देंगे तो ये सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। और उसके बाद ये मोड में आ गए, हम टैब से आगे बढ़ेंगे तो मोड में आप ये किस मोड से आप पेमेंट ले रहे हैं वो आप दे सकते हैं। एक RR के लिए या एक फ्रेट लेने के लिए आप मल्टीपल मोड भी यूज कर सकते हैं। जैसे कुछ पैसा उसने बैंक ड्राफ्ट से दिया, कुछ 200 रुपया उसका और एक्स्ट्रा बन गया, वो उसने कैश दे दिया, तो वो आप उसको बैंक ड्राफ्ट कैश सब मिला के टोटल अमाउंट जो है वो 134076 होना चाहिए बस। चलो आप करो, आप बैंक ड्राफ्ट ले लो। बैंक ड्राफ्ट आपने 3 नंबर ले लिया तो उसका आप नंबर यहाँ डालना होता है। फिर उसका इश्यू डेट क्या है, किस डेट को DD या चेक बना है, फिर उस बैंक का नाम क्या है, उसके बाद अमाउंट डालेंगे 1,34,076 और फिर यहाँ F4 से बाहर जाएंगे और F2 करेंगे तो यहाँ RR नंबर जनरेट हो जाएगा। ये RR नंबर आ गया अब आपका, क्योंकि आपने कलेक्शन कर लिया, आपने पैसा ले लिया। इस तरह से आउटवर्ड का सारा काम करते हैं। अब इसमें एक RR प्रिंट ऑप्शन आएगा, RR प्रिंट कर लेंगे तो ये अमाउंट जो है, ये RR फॉरवर्ड नोट नंबर जो है वो यहाँ से हट जाएगा। और नहीं, उसके बाद WRF रिफंड भी करना होता है, लेकिन इस केस में WRF नहीं है, इसलिए रिफंड करने की जरूरत नहीं होगी। इस तरह से करके ये RR प्रिंट कैसे करते हैं देखिए। RR एक बार बाहर जाओ, फिर से आओ, वापस बैक करो। RR प्रिंट करने के लिए आप F7 करते हैं या प्रिंट RR पर आप क्लिक करते हैं तो ये आपका ऑप्शन दिख जाता है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रिंटर, इसमें से अगर आपके पास 4-5 प्रिंटर आपके सिस्टम में एडेड है तो सारा दिखाई देगा। उसमें आप प्रिंटर सेलेक्ट कर लेंगे, पहले सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट स्पेस बार ग्रीन हो जाएगा। फिर ये यहाँ भी अगर कई सारे स्टेशनरी दिखाई देंगे तो वो दिखाई देंगे, उसमें जिस स्टेशनरी पे आपको प्रिंट करना हो वो सिलेक्ट कर लेंगे और फिर आप प्रिंट कमा देंगे। एक मिनट यहाँ भी आप देख रहे हैं जो स्टेशनरी आया, जो हमने वहां स्टेशनरी ऐड किया था एडमिनिस्ट्रेशन में, वही स्टेशनरी डिटेल्स यहाँ दिख रहा है। आप इसको सलीम जी इसको सेलेक्ट करके थोड़ा लेफ्ट इसको ले आओ। बस तो जैसे कि आप देख रहे हैं जो स्टेशनरी आपने डाला था, तो जो अभी पहला नंबर है वो यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से जैसे ही आप ये 500 को अगर प्रिंट कर लेंगे तो 501 यहाँ दिखाई देने लगेगा। तो उसी स्टेशनरी पे आप प्रिंट कर सकते हैं और वही स्टेशनरी सिस्टम वो प्रिंटर में आपके लगा भी होना चाहिए। ठीक है, वापस से बाहर आ जाओ। इस तरह से ये RR बनाते हैं और RR प्रिंट करते हैं। नहीं, अभी रुक जाओ। ये हो गया। अब आपको किसी को भी आउटवर्ड से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो अभी पूछ सकते हैं, फिर हम इसका इनवर्ट का टास्क दिखाएंगे कि रेट चलाकर डेस्टिनेशन पर ले जाते हैं
और उसके बाद उसका काम कैसे करते हैं। तो आउटवर्ड का अगर कुछ किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो अभी पूछ सकता है। जगजीत जी, हाँ जी। अभी किसी को कोई इसमें इशू हो आउटवर्ड में? सर वो स्टेशनरी ऐड करना वाला पार्ट मिस कर गया था मैं, वो थोड़ा सा बता सकते हैं क्या इसी में? अच्छा, वो बता देंगे। और कोई? और 2 जनों ने और हेलो सर। भानु आपने किया था, आप क्वेश्चन पूछो। और किसने किया था हैंड रेस, वो भी पूछ ले। राजेश ने किया हेलो है। सर। हाँ जी, बताइए। सर हाँ सर मैं ये पूछना सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब रिलीज कोड में जैसे मान लो कोई वैगन फिट नहीं होता है और कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसमें फिर चार्जेस का डिफरेंस आता है, तो वो किस तरीके से उसको फिर एग्जीक्यूट करते हैं सर? नहीं, वो अगर आप आरडी कर देंगे रिलीज डैमेज, तो उस वैगन की चार्जिंग नहीं जी होगी। सर। वो वैगन बाय उसमें से डिटैच हो जाएगा उस रेक से, वहां पीसमी में चला सर जाएगा उसकी वहां। शायद कुछ और प्रोसेस है, तो हम्म? उसका कुछ प्रोसेस है, कुछ करना पड़ेगा आरडी जब करते हैं, आरडी कोड उसमें करते हैं, तो नहीं उसका नहीं, कुछ बस है सिर्फ क्या, सिर्फ मतलब कुछ सिर्फ करना पड़ेगा? नहीं नहीं, सिर्फ आपको आरडी करना होता है, बाकी आपको कुछ नहीं करना होता। सिस्टम अपने आप उसकी चार्जिंग नहीं करेगा आरडी करते ही। आरई आप कर देंगे तो चार्जिंग करेगा सिस्टम, ये ध्यान रखिए। इसलिए मैंने ये बताया कि अगर आप रिलीज डैमेज करेंगे तो सिस्टम चार्ज नहीं करेगा। अगर आप आरई कर दिए, रिलीज एम्प्टी कर दिए, तो सिस्टम चार्ज करेगा। क्योंकि आरई का मतलब ये हुआ कि आपने दिया, रेलवे ने वैगन सप्लाई किया और पार्टी ने लोड नहीं किया, उस केस में आरई होता है और उसको उसका फ्रेट देना होता है। ओके सर, ठीक। ओके, ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन? ठीक है, आगे बढ़े हम फिर। हाँ आगे बढ़िया। ठीक है, अब हम इस रेक को चला कर ले जाएंगे गाजियाबाद के लिए और वहां इसका इन्वर्ट का काम कंप्लीट करेंगे। ठीक है सलीम जी, आप आरएमएस में आप लॉगिन कीजिए। हाँ, कौन सा आ रहा है? लोडेड। ओके, ठीक। हम टीडीएलएन पे ही एक गाजियाबाद से हमने लोडेड रेक चलाया हुआ है सिस्टम में, आपको दिखाने के लिए। तो वो दिखा देते हैं कि उसको इन्वर्ट का अराइवल करने के बाद कैसे काम करते हैं। चलो दिखाओ सलीम जी आप इसका। अब टीडीएलएन में वो रेक आ रहा है, उसका अराइवल करेंगे। ये गाजियाबाद से टीडीएलएन गाजियाबाद स्पेशल है, जिसका अराइवल किया हुआ है, डिपार्चर किया हुआ है केआरजेएन में। अब इसका टीटीएलएन में हम अराइवल पहले करेंगे। सबसे पहले क्लिक करो आप अराइवल पे, अराइवल टाइम डाल देंगे। डेट नहीं चेंज किया क्या आपने? ये अराइवल हो गया। अब ये रेक यहाँ टर्मिनेट हो गया है। अब हम लोड में टर्मिनेटिंग लोड्स में जाएंगे और जो आपको टीटीएल जो आपको कल बताया था इनवर्ड नंबर टेकिंग, तो फिर इसका इनवर्ड नंबर टेकिंग करेंगे। इनवर्ड नंबर टेकिंग पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ इनवर्ड नंबर टेकिंग पर क्लिक कर देंगे। तो ये इनवर्ड नंबर टेकिंग हो गया इसका। इसके बाद रेक फॉर्मेशन में जाएंगे। ये यहाँ अपना रेक आप सेलेक्ट करेंगे जो लोडेड आया हुआ है। फिर इसका प्लेसमेंट देंगे। प्लेसमेंट ऑपरेटिंग प्लेसमेंट यहाँ दे रहे हैं अनलोडिंग के लिए। ये सिलेक्ट ऑल करेंगे। यहाँ भी आपने रीजन में देखा और यूएलडीजी डाला हुआ है अनलोडिंग के लिए, दिख रहा है आप सबको? तो यहाँ अनलोडिंग के लिए ये डाला हुआ है। F7 सेलेक्ट किया और F2 कर दिया, सेव हो गया। ये इससे बाहर आ जाएंगे।
अब फिर टीएमएस में जाएंगे। अब ये रेक टीएमएस में भी रिफ्लेक्ट होने लगेगा। रेक में जाएंगे, रेक हैंडलिंग में जाएंगे, ये रेक आया हुआ है यहाँ पे। फिर इसमें WTR में जाएंगे, नॉर्मल में जाएंगे, अपने रेक को सिलेक्ट करके और F5 करेंगे। F5 से ये सारे वैगन आपको दिख जाएंगे। अब इसका हम फिर से प्लेसमेंट देंगे अनलोडिंग के लिए। फिर से वही कमर्शियल प्लेसमेंट में आपका सिस्टम टाइम और एक्चुअल टाइम डालेंगे और F7 से सेलेक्ट ऑल कर लेंगे और एक साथ ही सारा वैगन प्लेस हुआ है तो, और F2 से फिर इसको सेव कर लेंगे। यहां भी फिर वही होता है कि आप एक एक वैगन भी कर सकते हैं अगर टाइमिंग अलग है तो। फिर रिलीज पे क्लिक करेंगे, टाइप से आगे बढ़ेंगे। यहां रिलीज एम्प्टी करना है RE, क्योंकि ये लोडेड रेक आया है। और अगर रीबुकिंग करना होता है तो RB करते हैं, लेकिन यहाँ हम अभी रिलीज एम्प्टी दिखा रहे हैं तो इसलिए RE करेंगे। फिर रिलीज टाइम डालेंगे, 17 की डेट में आप रिलीज करो आप इसको, जिससे कि थोड़ा डैमरेज लगाए। ठीक है, 23:50 कर दो आप टाइमिंग। ठीक है, फिर इसमें भी वही लोडिंग टाइप डालना होता है कि मैनुअल हुआ है, क्रेन से हुआ है। अगर यहाँ मैकेनिकल हम डाल देंगे, BCN वैगन है तो यहाँ फ्री टाइम 0 कर देगा और डेमरेज लग जाएगा सारे वैगन में। तो इसका हमेशा ध्यान रखना। अभी हम आपको एक गलत करके दिखा रहे हैं कि अगर आप गलत करेंगे तो आपका फ्री टाइम 0 हो जाएगा और सारे वैगन में आपका डैमरेज लग जाएगा। यहाँ मैकेनिकल हमने डाल दिया। रिलीज कंप्लीट हो गया है इस तरह से। फिर इससे बाहर आएंगे, एक बार बाहर, हाँ एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट इसका स्टेटस दिखाओ। देखिए इसका स्टेटस अभी RE दिखा रहा है, MV नहीं हुआ है, तो ये अभी चलाने के लिए ऑपरेटिंग को मिलेगा नहीं। जब तक आप रिमूवल और रिमूवल कंफर्म तक का टास्क नहीं पूरा करेंगे तब तक यहाँ MV स्टेटस नहीं आएगा। और आपको इसका ध्यान रखना है कि रेक रिलीज होते ही उसको रिलीज करके MV स्टेटस में ला देना है, जिससे ऑपरेटिंग उस रेक को चला सके। रिमूवल पर क्लिक करेंगे, अब F5 करेंगे, डाटा आ गया सारा। फिर इसमें लाइन नंबर डाल के और F7 से सेलेक्ट ऑल करके और F2 से सेव कर देंगे। फिर एक बार रिमूवल कंफर्म कर लेंगे इसका। अभी आप देखेंगे कि इसका स्टेटस जो है, जो अभी आपने देखा था वो MV हो गया। देखिए अब ये MV हो गया, मतलब ये चलाने के लिए तैयार है। अब ऑपरेटिंग इसको मूव कर सकता है, RMS में इसको मूव किया जा सकता है। ठीक है, अब आप इसका बाकी काम इनवर्ट में करेंगे। F4 से बाहर आ जाइए। अब इनवर्ट पे क्लिक करेंगे और इनवर्ट में नॉर्मल डिलीवरी बुक में जाएंगे। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, तो हम नॉर्मल डिलीवरी बुक में जाएंगे, F5 करेंगे तो जितने भी आ रहा है यहाँ के लिए रेक आए हैं वो सारे दिखाई देंगे जिसका काम आपने कंप्लीट नहीं किया है। अगर जो कंप्लीट हो जाता है वो यहाँ से हट जाता है। जैसे अभी आपने गाजियाबाद से टुंडला DDU से TDLN दिख रहा है, इसका काम पूरा नहीं हुआ इसलिए दिख रहा है। गाजियाबाद से TDLN, इसका काम अभी हम करेंगे। तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर डिलीवरी में जाएंगे, एक्रूअल कलेक्शन ऑफ चार्जेस में जाएंगे, यहाँ डेमरेज पे क्लिक करेंगे और F5 करेंगे। अभी आप देख रहे हैं 6,000 रुपये डेमरेज लग गया, फ्री टाइम 0 कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने गलत लोडिंग टाइप डाल दिया, सेलेक्ट किया था।
अगर हम वहां मैनुअल किए होते तो ये हमें 5 घंटे का फ्री टाइम देता 21 बजे तक का, और 21 बजे का जो 2 घंटे 55 मिनट टाइम होता उसका डेवरेज लगाता। लेकिन हमने हैंडलिंग टाइप गलत डाल दिया, लोडिंग टाइप, तो 0 कर दिया। तो इसलिए उसका ध्यान रखना है हमेशा, जो है वही डालना है, कुछ भी गलत नहीं करना है। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है, 1-1 मिनट का टाइम लगना है, ज्यादा नहीं लगना है, तो उसको देख के हमेशा कुछ भी करें। ठीक है, सब बाहर आ जाओ। सर इसमें बताइए। एक्चुअल में मैकेनिकली ये अनलोड होता तो भी 0 टाइम ही मिलता है क्या, फ्री टाइम? मैकेनिकली अलाउड नहीं है बीसीएन में। अच्छा, ये सीन है। ओके सर। ये सीन है, तो वो मैकेनिकली आप कैसे होगा जब ये चारों तरफ से बंद होता है, तो मैकेनिकली कैसे हो पाएगा? हाँ नहीं सर, मैं समझ गया इस चीज को, लेकिन जनरली पूछा ये। अब आप लूज कमोडिटी जो रहता है, जैसे स्टोन चिप्स आपका गया, कोयला गया, तो वो मैकेनिकल अनलोडिंग होगा उसका। उसमें अगर आप मैनुअल करेंगे तो फ्री टाइम नहीं देगा। ओके सर। ठीक है, अब आप हम डिलीवरी में जाएंगे, इसका बुक डिलीवरी करेंगे। बुक डिलीवरी में आप देखिए क्या क्या है, ये सारा कुछ आपका आ जाता है, चार्जिंग वगैरह जो चार्ज हुआ है। कुछ आपको टैब से टैब यूज करो। अब आप यहाँ पूछता है आरआर सरेंडर, तो इसमें आपको यस करना होता है, तभी आप बुक डिलीवरी कर पाएंगे, नो से होता नहीं है। क्योंकि अगर आपका आरआर सरेंडर करेगा पार्टी, तभी आप उसका बुक डिलीवरी करने जाएंगे। फिर यहाँ क्लेम्स में नो करेंगे, या यस भी कर सकता है। क्लेम है कुछ पार्टी का तो वह वाई करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। फिर टैब से आगे बढ़ेंगे, और ये F2 से इसको सेव कर देंगे। ये इस तरह से बुक डिलीवरी इसका हो गया। फिर F4 से बाहर आएंगे, अब इसका अनलोडिंग रजिस्टर भरेंगे। अनलोडिंग रजिस्टर भरने के लिए कंसाइनमेंट हैंडलिंग में जाएंगे, अपने फॉरवर्ड नोट को सिलेक्ट करके फिर अनलोडिंग पे क्लिक करेंगे, और F5 से डाटा रिट्रीव करेंगे। अब इस तरह से सारे वैगन दिख गए, इसमें अनलोडिंग पे क्लिक करेंगे। अब ये डायरेक्ट अनलोडिंग टू ट्रक एक ऑप्शन होता है। इसके लिए अगर डायरेक्ट वो ट्रक में चला गया है तो यहाँ टू ट्रक लेंगे, या टू पाइप्स में गया है, जैसे उसके केस में, आपके पीओएल के केस में टू पाइप्स में हो जाता है, तो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। या अगर डायरेक्ट अनलोडिंग नहीं हुआ है तो आप नो करेंगे। तो नो करेंगे तो फिर आप टैब से आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पूछता है ओपन में हुआ है अनलोड या कवर्ड में, मतलब आपका जो गुड शेड है वो कवर्ड एरिया में है, या जो अनलोडिंग हुई है वो कवर्ड में हुआ है, तो सीवी करेंगे। अगर वो ओपन एरिया में अनलोड किया है तो उसको ओपन करेंगे। हैंडल्ड बाई, तो यहाँ पार्टी करेंगे, पार्टी का ही लेबर अनलोड करता है। फिर यहाँ वही आप एक एक वैगन का कर सकते हैं, या चाहे तो आप सारा एक साथ कर सकते हैं, जैसे लोडिंग रजिस्टर में आप कर रहे थे वैसे कर सकते हैं। अब F2 से सेव, F7 से सेलेक्ट कर लेंगे और F2 से सेव कर देंगे, तो ये अनलोडिंग रजिस्टर इसका हो जाएगा। इस तरह से ये येलो हो गया, मतलब ये सेव हो गया, अनलोडिंग रजिस्टर आपका भर लिया आपने। अब इसके बाद कंसाइनमेंट हैंडलिंग में जाएंगे और रिमूवल करेंगे। अब ही आपको हम यहाँ दिखाएंगे कि रिमूवल अगर हम आज के डेट में करते हैं या कल के डेट में करते हैं, 15 के डेट में अनलोडिंग हुआ है, तो इसमें वारफेज लगता है। तो वारफेज कैसे लगेगा वो आपको दिखाएगा। तो रिमूवल करो, रिमूवल ऑफ कंसाइनमेंट पे क्लिक करेंगे। रिमूवल ऑफ कंसाइनमेंट वो टाइम होता है जब पार्टी आपके स्टेशन से, आपके यार्ड से अपना सामान उठा करके ले जाती है। जो गुड शेड से में आपका उसका सामान पड़ा हुआ है, सीमेंट है, स्टोन चिप्स है, जो भी है आपका माल आया है उसका, और वो उसको जो उठा कर ले जाता है वो टाइम इसमें डालते हैं। उसके ही आधार पे आपका वारफेज का कैलकुलेशन होता है। अब इसमें रिमूवल ऑफ कंसाइनमेंट में आकर के F5 करेंगे, सारा डाटा आ जाएगा, फिर रिमूवल पर क्लिक करेंगे। रिमूवल में आपको एक एक वैगन की ही एंट्री आप कर सकते हैं, इसमें आप एक साथ सारा सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब आपका आ गया ये रिमूवल
डिटेल्स आ गया, सिस्टम का टाइम। इसको आज के 17 के डेट में करो आप सलीम जी, 17 डेट डेट। हाँ, 1 बजे 13 बजे कर दो, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ पैकेज आ गया, सारा पैकेज उठाया है या कम पैकेज उठाया है। अगर 2 पार्ट में उठाया है तो आप 2 पार्ट में डालेंगे। ये पहला पार्ट हो गया। बाकी सबका 6 बजे ही कर दो, सेम डे। आज के 23 में तो मत दिखाओ आप, 6 बजे करो, 17 बजे। इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक वैगन की एंट्री करनी होती है इसमें। जो भी आपका इधर कंसाइनमेंट इन हैंड में पड़ा रहेगा वो पूरा इधर आ जाएगा, तभी आपका वो रिमूवल होगा पूरा। फिर F2 से इसको सेव करेंगे। आप एक एक वैगन करके भी सेव कर सकते हैं, और एक एक वैगन करके सेव करते ही रहेगा। प्रैक्टिकली आप जब काम करेंगे तो आप एक वैगन का फीड करके उसको सेव कर लेंगे। अब आप इसका डिलीवरी में जा करके हम वारपेज इसका चेक करेंगे। F5 यहाँ कैलकुलेट रिमेनिंग वारपेज पर क्लिक करेंगे। अब आप देख लीजिए इसमें वारफेज लग गया है 52,500 एक्रू हुआ है इसमें वारफेज। अब आप इसका डिटेल्स देख सकते हैं कैसे लगा है। अब देखिए इसमें वारफेज अमाउंट 120 जो सबसे ऊपर है, उसमें नंबर ऑफ पैकेज 120 में 63, इसमें 0 लग गया है। बाकी उसी वैगन में जो कंसाइनमेंट रह गया था उसका कैसे कैसे लगा है वो आपको यहाँ डिटेल्स दिखाई दे रहा है। उसमें फ्री टाइम क्या है ये भी आपको दिख रहा है। इस तरह से ये वारफेज कैलकुलेट करता है सिस्टम। F4 से आप बाहर आ जाओ। अब इसका इनवर्ट का ये काम कंप्लीट हो गया है। अभी भी ये दिख रहा है, हाँ अभी भी ये आपको दिख रहा है क्योंकि इसका जो अमाउंट है वो कलेक्टेड नहीं हुआ है, और अभी हम इसका डिलीवरी बुक अगर क्लोज करने जाएंगे तो ये करने नहीं देगा।
अभी आपको दिखाते हैं इसका क्लोज करने का। डिलीवरी बुक में जाओ, क्लोजर ऑफ डिलीवरी बुक, टैब से आगे बढ़ो। यहाँ क्लेम्स फ्लैग में नो है, डिलीवरी क्लोजर फ्लैग वाई करेंगे। यहाँ रिमार्क्स में कुछ भी डाल देंगे, ओके डाल दो आप इसमें, F2 करो। इसको लेफ्ट लेफ्ट करो थोड़ा सा और, बस बस। अब आप देख रहे हैं एरर नंबर कलेक्टेड द आउटस्टैंडिंग अमाउंट बिफोर डूइंग क्लोजर ऑफ डिलीवरी बुक। मतलब आप इसको तब तक बंद नहीं कर सकते हैं जब तक वो सारा पैसा या तो वेव ना कर दे या कलेक्शन ना कर दे। वो अमाउंट जीरो होगा तभी ये क्लोज करने देगा, सिस्टम आपको उसको क्लोज नहीं करने देता है। ओके करो। अब आप उसका डेमरेज और वारफेज का कलेक्शन और वो वेबर और कलेक्शन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। डिलीवरी में जाएंगे, एक्चुअल कलेक्शन चार्जेस में जाएंगे। अब यहाँ देख रहे हैं डेमरेज भी लगा हुआ है 6,000 रुपये, तो डेमरेज में सबसे पहले जाएंगे। अब 6,000 में से मान लीजिए आपके अथॉरिटी ने 5,000 रुपया उसका वेव कर दिया, तो वेवर में क्लिक करेंगे, या नंबर डालेंगे उस अथॉरिटी का, उसका डेट डालेंगे, अमाउंट ये परसेंटेज में वेव हुआ है अमाउंट में, तो हमें अमाउंट डाल देंगे 5,000। अगर परसेंटेज में हुआ रहेगा तो परसेंटेज डालेंगे और F2 से सेव करेंगे। इस तरह से अब आप देखिए 6,000 टोटल लगा था, 5,000 आपने वेव कर दिया, आउटस्टैंडिंग 1,000 दिखा रहा है। अब 1,000 का कलेक्शन कैसे करेंगे वो देखेंगे। कलेक्शन पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ बाय डिफॉल्ट 1,000 आ गया। अब इसमें 3 ऑप्शन है, कस्टमर दे रहा है, हैंडलिंग एजेंट दे रहा है। 2 ऑप्शन है, हैंडलिंग एजेंट दे रहा है या कस्टमर दे रहा है। तो कस्टमर हम ले लेंगे, हैंडलिंग एजेंट लेना हो तो हैंडलिंग एजेंट का प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, फिर वो आप यहाँ ले सकते हैं उसका कोड डाल के। तो यहाँ हम कस्टमर डाल देंगे, फिर ये पेमेंट मोड मनी रिसीव टैब से आगे बढ़ेंगे, फिर कलेक्शन पर क्लिक करेंगे, टैब से आगे बढ़ो आप, फिर टैब। अब आप F2 से सेव करेंगे, वेरीफाई करो जीएसटी डिटेल्स जाकर के बाहर। क्योंकि इस कस्टमर का जीएसटी नंबर वेरिफिकेशन नहीं हुआ है इसलिए अभी यहाँ करने नहीं दे रहा है। तो जीएसटी नंबर वेरिफिकेशन मेन स्क्रीन में जाकर के करेंगे, यहाँ से कंफर्म। F2 इफेक्ट करेंगे कलेक्शन के लिए, फिर ये टैब से आगे जाएंगे, फिर यहाँ मोड डालेंगे किस मोड से ले रहे हैं। 1,000 कैश भी ले सकते हैं, 1,000 प्लस जीएसटी पे लगा दिया 50। जो कलेक्शन के जो अमाउंट होता है उसके ऊपर जीएसटी लगाता है सिस्टम। फिर टैब से F4 से बाहर आएंगे, F2 से सेव कर देंगे। अब देखिए एम सिस्टम आ गया 13/5, F2 से सेव करेंगे। अब आप देख रहे हैं ये मनी रिसिप्ट जनरेट हो गया और ये सारा पैसा कलेक्ट हो गया जो 1,000 बैलेंस था। ओके कर दो, ये कलेक्टेड में 1,000 रुपया आ गया, जीरो हो गया। इसी तरह से वारफेज का भी करेंगे। अब इसका हम वेवर करके दिखा,
यहाँ परसेंटेज दिखा दो, 50% कर दो आप, या 50% अमाउंट अगर वेव करते हैं, टैब से आगे बढ़ो, F2 कर दो। अब आप अपने आप ये 50% के हिसाब से अमाउंट खुद ले लिया सिस्टम। इस तरह से परसेंटेज या अमाउंट जैसे भी आपका वेवर हुआ हो वैसे ये वेव हो जाएगा। भानु जी अभी एक कंप्लीट करके फिर आपका क्वेश्चन लेते हैं, कलेक्शन में जाएंगे, फिर जो रेस्ट अमाउंट है उसको कलेक्शन करेंगे। टैब से आगे बढ़े, टैब। अभी आ गया, अभी यहाँ अमाउंट ले लेंगे ये। अभी हम कैश लेकर दिखा रहे हैं, बाकी आप जैसे भी चाहे ले सकते हैं। F4 से बाहर आएंगे, फिर F2 से सेव करेंगे। ये सिस्टम जनरेटर मनी रिसिप्ट नंबर आ गया, फिर ओके करेंगे और इस तरह से सारा अमाउंट 50% वे हो गया, 50% कलेक्टेड हो गया। अब बाहर आ जाओ, आप क्लोजिंग में आ जाओ, क्लोजर ऑफ डिलीवरी में। कि अगर वॉरफेज हमने लगाया था अनलोडिंग कंडीशन में और उन्होंने सारा कुछ वहां से हटा दिया है, उसके बाद हम वॉरफेज कर रहे हैं और पार्टी डिनाई करते पेमेंट के लिए, क्यों या फिर कोई डिस्प्यूट हो करेगी? जाए सर, ऐसा कुछ डिस्प्यूट हो जाए सर, उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में होगा, उसका आउटस्टैंडिंग चलता रहेगा और आप उसको चेंज करते रहेंगे कि पैसा दे। कोई सर सिक्योरिटी टाइप जमा नहीं करते क्या सर पार्टी? नहीं, सिक्योरिटी टाइप जमा नहीं है। ये आप अपने अथॉरिटी से मतलब परमिशन लेकर के आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है। जी ठीक सर। तो दूसरी कंडीशन आ सकती है जैसे हम सर कई सारे अब होता ही है, पहले बहुत सारा ऐसा होता था, तो ई पेमेंट आ गया कि फ्रेट तक पेंडिंग रह जाता था, तो वो लोग पीछे लगे रहते थे उसको निकालने के लिए। लेकिन ई पेमेंट आने से ये सब बेनिफिट हो गया है कि अब फ्रेट तो कलेक्शन 100 लगभग हो जाता है, ऑलमोस्ट 100% फ्रेट कलेक्शन होता है। और आपका डेमरेज वारफेज भी पार्टी देती है। देखिए, पार्टी कोई भी अगर उसको रेगुलर आपके साथ काम करना है तो ऐसा नहीं को भाग सकती, आप दूसरा उसका रेक ही नहीं लेंगे। दूसरा रेक आएगा इनवर्ट का, उसका जो भी माल आएगा, तो सिस्टम के हिसाब से तो नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली आप उसको रोक सकते हैं कि तुम्हारा पिछला अमाउंट दिया हुआ नहीं है, आप उसको पे करो, फिर मैं इसको ले जाने दूंगा। सर एक ये इनवर्ड जो आउटवर्ड है, इनवर्ड का मतलब होता है कि सर जो अनलोडिंग के लिए आया है, हाँ, और सर आउटवर्ड का मतलब है कि जो एम्प्टी गया है। नहीं, जो लोडिंग मतलब, के, जो आप लोड करके भेजे हैं, जो आपके यहाँ से लोडिंग हुआ है वो आउटवर्ड हाँ हो गया। मतलब एम्प्टी। अच्छा सर, अच्छा लोडिंग एम्प्टी आया था जी जिसका आपने लोडिंग किया। जी जी जी। और इनवर्ड का मतलब हुआ है कि लोडेड रेक जो आपके यहाँ आया वो, और आउटवर्ड का मतलब है जो आपके यहाँ से लोड हुआ। हाँ मतलब इनवर्ड मतलब कि सर जिसकी हमने अनलोडिंग कराई है, आउटवर्ड में जिसकी हमने लोडिंग कराई है। लोडिंग कराई, एग्जैक्टली। ठीक सर, ठीक है, स्टार्ट करें फिर। 40 आ गए। हाँ कीजिए। ठीक है, तो अभी यहाँ तक तो आप देख ही चुके थे कि हमने कलेक्शन कर लिया और वेवर करके आपको सब कुछ दिखा दिया। अब इसके बाद इसका डिलीवरी बुक क्लोजर एक टास्क रहता है, वो करेंगे। F4 से बाहर आ जाएंगे, फिर इस डिलीवरी में जाएंगे, क्लोजर ऑफ डिलीवरी बुक में जाएंगे, फिर यहाँ टैब से आगे बढ़ेंगे, डेट चेंज करके, डेट इसमें एक्चुअली बाय डिफॉल्ट 13 था, तो क्लेम्स फ्लैग में नो है, नो ही रहेगा। डिलीवरी क्लोजर फ्लैग वाई हो जाएगा, और रिमार्क्स में कुछ आप जो डालना चाहे डाल सकते हैं, और F2 से सेव करेंगे। अब आप यहाँ डिलीवरी बुक क्लोज हो गया, डाटा सेट सक्सेसफुली नीचे आ गया, डिलीवरी बुक क्लोज हो गया। अब आप इससे जब बाहर जाएंगे तो वो जो आपका इनवर्ट में दिख रहा था वो आपको नहीं दिखेगा, अब सिर्फ एक दिखेगा जो पहले से था F5। देखिए वो गायब हो गया, क्योंकि आपने उसका सारा काम खत्म कर दिया। तो आप कभी भी किसी भी रेक का काम पूरा कंप्लीट करिए, डिलीवरी बुक क्लोजर तक करिए इनवर्ट रेक में, और आउटवर्ड रेक में RR जनरेशन और RR प्रिपरेशन तक करिए, तो आपका सारा कंप्लीट स्क्रीन आपका सही रहेगा इस तरह से। अब F4 से बाहर आएंगे,
इस तरह से ये इनवर्ट का काम कंप्लीट हुआ और आउटवर्ड का भी काम कंप्लीट हुआ। ये पूरा एक साइकिल है टीएमएस का जो आप देख लिए हैं। अगर आप किसी के पास क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, अपना हैंड रेज कर सकता है और अनम्यूट करके पूछ सकता है। बताइए भानु जी, अब आप बताइए अपना क्वेश्चन। सर जैसे सर हमने 5 अनलोडिंग या लोडिंग की है, उसकी सर हम क्वेरी कैसे करेंगे सर? अब हमें पास में रिपोर्ट चाहिए होता है तो क्या फिर से बताइए सर। जैसे कि हमने आरआर जनरेट की सर 4 गाड़ियों की, हमने सर लोडिंग कराई अपने यहाँ से, आउटवर्ड में गए सर, हमारे यहाँ से वॉरफेज और डैमरेज की हमने सर रिसिप्ट जनरेट की, तो सर हम उसको कहाँ से, मतलब सर पास्ट में अगर निकालना चाहें कि सर हमें ये चीज चाहिए, तो सर वो कहाँ से निकाल पाएंगे? वो क्वेरी में जाएंगे। क्वेरी में दिखाओ आप सलीम जी। क्वेरी में अगर आउटवर्ड रेक है तो आउटवर्ड में जाएंगे और फ्रेट डिटेल्स में चले जाएंगे। ये देखिए फ्रेट डिटेल्स है, इस पे क्लिक करेंगे, इसमें डेट फ्रॉम टू आप सिलेक्ट कर लेंगे, या पेड टू पे या ऑल का ऑप्शन आता है वो सिलेक्ट कर लेंगे, F5 करेंगे। अब देखिए जो एक आरआर आपका बना था उसका डिटेल्स पूरा दिख गया, TDLN से गाजियाबाद। इसका आरआर व्यू करना चाहते हैं वो भी दिख जाएगा, वैगन वाइज फ्रेट डिटेल्स, वैगन डिटेल्स सब कुछ यहाँ से आपको दिख जाएगा। ठीक है सर एक चीज सर ये था कि कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं होता सर, हम एक रजिस्टर में देख सके टोटल इतना कि हमें डेट डालनी पड़ती है कि इस तारीख से इस तारीख के बीच में ये हुआ है, तो वो इन्फॉर्मेशन हम रिट्रीव कर सकते हैं। यही तो है, जैसे आपको सर हम डेट डाल रहे हैं सर, डेट फ्रॉम टू डेट टू, इस बीच की डेट डालनी पड़ रही है सर हमें। बिना डेट डाले कुछ नहीं मिलेगा। बिना डेट डाले कहीं भी कोई क्वेरी आप नहीं कर सकते हैं, कहीं भी। जी सर। किसी भी से, मैं आरएमएस टीएमएस की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे भी आपसे पूछ रहा हूँ। आप अपने अकाउंट की क्वेरी अगर करने जाते हैं बैंक स्टेटमेंट की, तो वहां भी आपको डेट डालना पड़ता है, किस पीरियड का आप देखना चाहते हैं। ऐसे हवा में क्या दिखाएगा सिस्टम आपको, आप बताइए। सर मैं सोच रहा था जैसे लोडिंग रजिस्टर आपने सर दिखाया था, तो मुझे लगा कि सर वो एंट्री होती होगी कि ये हमने लोडिंग कर दी, हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इतनी लोडिंग हमने इस मंथ में की है, तो वो यहाँ से डेट फ्रॉम डाल के हम कर सकते हैं। मैं समझ नहीं रहा हूँ आपकी बात, क्या कहना चाहते हैं आप, फिर से बताइए। सर जैसे मैनुअली हम काम करते हैं ना सर, मैनुअली में सर हम चीज लिख देते हैं, तो ऐसा कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं होता। तो मैनुअली भी तो डेट वाइज लिखते होंगे ना। हाँ सर, आप क्वेरी में सब कुछ देख सकते हैं, तो आप देख तो लिए यहाँ पर, डेट वाइज डालिए, फ्रॉम डेट डालेंगे, टू डेट डालेंगे तो आपको मिल गया। आपको एक डेट का देखना है, एक डेट का देख सकते हैं। जी सर। इसमें और क्या डिटेल्स देखना चाहते हैं? नहीं सर वो कुछ नहीं सर, मैं सोच रहा था कि रजिस्टर कोई मेंटेन होता हो। वो रजिस्टर ही है ना। रजिस्टर कैसे मेंटेन होगा, कैसा रजिस्टर? हाँ सर, मतलब पूरी डिटेल दिखाए बिना डेट डाले सर, ऐसा मैं सोच रहा था। नहीं ऐसा नहीं होता है, बिना डेट डाले कुछ नहीं देख सकते हैं आप। जी सर। सर एक चीज, नेक्स्ट कौन सा, राजेश जी कौन? अभी आप भानु पूछ रहे थे ना? सर मैं एक एक करके पूछ लीजिए, बताइए। चलो राजेश आप पूछ लो पहले। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे न्यू वगैरह स्टेशन पे एडजेसेंट स्टेशन की प्रॉक्सी लगी हुई है हमारे यहाँ पे, तो यहाँ से हमने लोडिंग के टाइम पे ट्रेजरी रेमिटेंस नोट भर के और डीडी को लगा के बैंक में जमा कर दिया और बैंक से वो रिसिप्ट मिल गई। तो सर उसका कोई फिजिकल मतलब बैलेंस शीट या हमारे एंड पे क्या करना है हमें उसके बाद? जब टीआर नोट के साथ में जो डीडी बैंक में डिपॉजिट कराए और उसके बाद में बैंक ने डिपॉजिट करने के बाद में उसकी रिसिप्ट हमें दे दी, तो उसके बाद में हमारे एंड पे क्या करना होगा? क्या जैसे हमारे यहाँ पे दूसरे स्टेशन की प्रॉक्सी लगी हुई है, तो क्या हम स्टेशन पे हमारे भी कर सकते हैं या फिर उसी स्टेशन को करना होगा? नहीं, तो जो करना होगा सर, वो जो भी एंट्री होगा उसी स्टेशन के अगेंस्ट में होगा। आपके स्टेशन पे जैसे आपका कौन सा स्टेशन है? मेरा जैसे न्यू बगेगा और न्यू श्री माधोपुर की जैसे लोडिंग था। हाँ, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे न्यू बगेगा आपका स्टेशन है, लेकिन सिस्टम आप ही के स्टेशन पे लगा हुआ है और 5 स्टेशनों की आप आसपास के रिपोर्टिंग आप करते हैं। जी सर। तो जैसे उसका लोडिंग रजिस्टर आप भरना होता है, तो उसका उस स्टेशन को लॉगिन कर, जैसे आपके पास TDLN की भी प्रॉक्सी है सपोज,
तो आप जब TDLN का कुछ काम करने जाते हैं तो न्यू भगेगा की आईडी, न्यू भगेगा ओपन करके तो आप करते नहीं है, आप वहाँ TDLN ओपन करते हैं। तो वैसे ही सिस्टम में जो कुछ भी आप रिपोर्टिंग करेंगे वो TDLN के अगेंस्ट में करेंगे। जो TDLN के अगेंस्ट में आपका कलेक्शन हुआ है उसका रेमिटेंस या उसका जो भी चार्जेज होगा वो TDLN के अगेंस्ट होगा और वो TDLN के ही क्वेरी में दिखाई देगा। जी सर, मेरा वो नहीं था क्वेश्चन, मेरा वो तो ठीक है, समझ गया मैं। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि बैंक में जैसे जमा होने के बाद उन्होंने फिजिकली जो DD की रिसिप्ट दी उसके बाद में हमें मतलब उसका कुछ सबमिशन करना है क्या, या फिजिकली या फिर सिस्टम में गई? सिस्टम में रेमिटेंस करना होता है, चार्जेस में जाकर के रेमिटेंस दिखाओ एक बार सर जी। ये इस तरह से जाकर के इसमें रेमिटेंस करते हैं, रेमिटेंस टू स्टेशन अर्निंग एंड टू बैंक, और इसको ठीक है। जी सर। तो यही करते हैं इसमें, तो सिस्टम में ये रिपोर्ट करना होता है ताकि आपका सारा पैसा आपके पास ही आउटस्टैंडिंग में नहीं दिखाए। तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कैश है और ये है, तो सेलेक्ट करेंगे इसको और इसको फिर रेमिटेंस टू बैंक करेंगे, सेव करेंगे। अब ये कलेक्शन 15 मई को हुआ है और हम 5 मई में करने जा रहे थे, ये करने नहीं देगा, या 17 मई ले लो आप। F2 से सेव करेंगे तो ये रेमिटेंस हो जाएगा। तो इस तरह से ये देखिए हट गया, मतलब वो अमाउंट रेमिट हो गया, वो आपके अकाउंट से हट गया और वो पैसा आपने बैंक में जमा करा दिया है। तो इसकी रिपोर्टिंग भी सिस्टम में करनी होती है रेमिटेंस के थ्रू। ओके, ठीक है। और कौन पूछना चाहता है कुछ क्वेश्चन? रविंदर झा जी। हाँ सर बताइए सर। ये राजेश जो पूछ रहा था ना अभी, मैं न्यू श्री माधोपुर से बोल रहा हूँ। ये सर ये लोड तो मेरे यहाँ हुआ था, 3 रैक लोड हुआ था ब्लास्ट का। और ये इसका जो RR बना या जो भी ड्राफ्ट वगैरह दिया सब भगेगा में दिया। ठीक है। तो ये तो बैलेंस शीट वही बनाएगा या हम बनाएंगे? नहीं, वो आपके स्टेशन के लिए दिया है तो आप ही बनाएंगे, आप ही के अकाउंट में आएगा। हाँ, आप ही के स्टेशन अर्निंग में रिफ्लेक्ट होगा। अच्छा, आप ही के स्टेशन के अर्निंग में आएगा और आप ही के स्टेशन के बैलेंस शीट में आएगा। अच्छा। सर इसमें रेमिटेंस के अलावा कोई बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी पड़ेगी क्या? बैलेंस शीट सिस्टम अपने आप प्रिपेयर करता है। आप क्वेरी में जाएंगे, क्वेरी में जाओ एक बार, समझिए क्वेरी में जाओ, क्वेरी में चार्जेज होता है, चार्जेज में बैलेंस शीट होता है। यहाँ जाकर के आप देखेंगे तो ये दिखाई देगा, ये टेस्टिंग तो सर ये देखिए, ये आपका अमाउंट जी। न्यू श्री माधोपुर से रविंदर झा बोल रहे हैं। हाँ बताइए। हम सर बैलेंस शीट बनाने के लिए मेरे पास ना यहाँ कोई सिस्टम है ना कुछ है, तो इसको कैसे बनाएंगे हम? बनाना नहीं पड़ेगा, सिस्टम अपने आप बना देता है। लास्ट डे आपके स्टेशन का जब क्लोज होता है तो अगर सिस्टम अपने आप इसके ये बैलेंस शीट जनरेट कर देता है, सिस्टम का बैलेंस शीट। मैनुअल बैलेंस शीट आप कैसे बनाएंगे ये आप अपने रेलवे से पूछ लीजिएगा, लेकिन सिस्टम की बात मैं बता रहा हूँ कि सिस्टम बैलेंस शीट ये अपने आप सिस्टम जनरेट कर देता है। रेलवे में जैसे कोचिंग का बैलेंस शीट बनाते थे ना हम स्टेशन में, तो मैं मैनुअली बना देता था, उसी टाइप का एक बनाना होगा क्या? हाँ उसी टाइप का बनाना होगा। तो ये तो आप DFCC में पूछ लीजिए किसी से जो आपको बताएंगे कि आपको बैलेंस शीट कैसे बनाना है, और सिस्टम का बैलेंस शीट कैसे बनता है ये आप ऐसे बनता है, ये जो भी दिख रहा है। और आप जिस मंथ का, जैसे ये अप्रैल का 30 अप्रैल जिस दिन क्लोज कर देंगे उसके अगले दिन आपका बैलेंस शीट जनरेट हो जाता है। लेकिन अगर आप 30 अप्रैल 1 मई को ही क्लोज कर दिए तब नहीं होगा। 4 तारीख ऑनवर्ड अगर आप क्लोज कर देंगे
जी या 4 तारीख ऑनवर्ड आपका बैलेंस शीट जनरेट हो जाता है, अगर प्रीवियस मंथ का लास्ट डे क्लोज होता है तब। जी जी जी। सर एक और क्वेश्चन था मेरा। हाँ बोलिए। अगर हमने सर कोई लोडिंग का वो रेमिट नहीं किया, अगर पिछले महीने का है और उसको मान लो हमें नॉलेज नहीं थी उसके अकॉर्डिंग, तो हम उसको आप रेमिट करना चाहे हो जाएगा सर वो? हाँ रेमिट हो जाएगा, लेकिन वो आपका फिर नेक्स्ट मंथ में रिफ्लेक्ट करेगा अमाउंट बैलेंस शीट में। बस और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? थैंक यू। ठीक है, ठीक है जगजीत जी, वाइंड अप करें फिर हम? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, ओके सर लास्ट क्वेश्चन। हाँ बताइए बताइए। मैं ये पूछ रहा था, जो अपन बुक डिलीवरी कर रहे थे, जो अपन, ठीक है, मैं उसमें कह रहा था कि फिजिकल डिलीवरी से पहले सारा कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है ना, ये बुक डिलीवरी वाली वो सब, उसके बाद आवाज कट रही है आपकी। नहीं वो आप साथ साथ भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, मतलब सिस्टम आपको कहीं वो फोर्स नहीं करता। अच्छा, नहीं जो अपन वो बोलते हैं ना कि फ्रेट वाला जो डिफरेंस होता है कि पार्टी डिक्लाइन कर देती है कि नहीं मैं अभी नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा, तो अपन अगर पहले फॉर्मेलिटीज करते हैं उसके बाद में फिजिकल डिलीवरी देते हैं तो कोई दिक्कत थोड़ी है, अकॉर्डिंग टू रूल सही रहेगा। हाँ तब आप उसको रोक सकते हैं कि आपको वैसे भी तो पता है ना कि सपोज आप कह रहे 6 बजे सुबह में 5 तारीख को रिलीज हुआ और 8 या 10 तारीख को वो सामान ले जा रहा है आपके यहाँ से, तो आप वैसे नहीं ले जाने देंगे भाई, तुम्हारा 4 दिन तो हो गया, 4 दिन के हिसाब से आप मैनुअली भी वारफेज कैलकुलेट कर लेंगे, आपको वारफेज का रेट पता होगा तो आप उसको रोक सकते हैं कि अभी मैं सामान नहीं ले जाने दूंगा, पहले मुझे ये कैलकुलेट कर लेने दो, इतना अमाउंट जमा कराओ फिर ले जाओ। ओके सर, वो जो पास बनता है वो कैसे बनेगा फिर उसमें? जब डिलीवरी पास भी तो बनता है ना कुछ? हाँ गेट पास बनता है। हाँ तो आप मत बनाइए उसको, मत दीजिए, ले जाने मत दीजिए नहीं उसको। वो सिस्टम के थ्रू बनेगा या फिर मैनुअल बनेगा? सिस्टम में भी गेट पास का ऑप्शन है, लेकिन अभी तक मैनुअली ही लोग बना रहे हैं। हाँ नहीं वो मैं सिस्टम को पूछना चाह रहा था कहाँ से होगा, अगर बता सकते हैं तो एक बार। सिस्टम में गेट पास दिखा दिए सलीम जी। जब सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं तो सोच रहे हैं ये भी देख लेते हैं। वो तो क्लोज कर दिया है हमने एक्चुअली डिलीवरी बुक। देखो प्रभात शायद अभी ऑपरेटिव नहीं है वो। हाँ वही कह रहा ऑपरेटिव, इसमें ऑप्शन तो आता है। चलो कोई इशू नहीं है सर। ठीक है, चलो कोई इशू नहीं सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है फिर सर एक क्वेश्चन था। हाँ बताइए। हाँ बताइए। ये जैसे क्वेरी में जाके आप बोले ना, जो हम कितने आउटवर्ड हुए या इनवर्ड कितने हुए, हम उसको मतलब वहां से जाके पता कर सकते हैं, जो फ्रॉम डेट टू डेट डाल के, तो कितने दिन का इसमें रहता है? जैसे FYS में 35 दिन का रहता है, तो इसमें भी वैसे ही है क्या? हाँ इसमें भी वैसे ही है, या जिसका काम पेंडिंग रहता है वो रहता है। अच्छा ठीक है, फिर क्लोज करें? हाँ जी, अगर किसी और की क्वेरी नहीं है तो क्लोज करते हैं। ठीक है, ठीक, ओके।